प्रस्तुति अध्याय 17 मॉड्यूल 6 अर्थशास्त्र में डेटा की प्रस्तुति और विश्लेषण। पाठ्यपुस्तक प्रश्न हल। पाठागत प्रश्न 17.1 पहचाने की निम्नलिखित डेटा है या नहीं। कोष्ठक में हाँ नहीं लिखें। उत्तर आई नहीं, ईक नहीं, ईक नहीं, इफ हाँ। पाठ्य प्रश्न 17.2 व्हाट्सएप ग्रुप अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह अब शामिल हों। इंस्टाग्राम अब शामिल हों। पहचाने की निम्नलिखित आइटम परिवर्तनशील हैं या विशेषताएं हैं। आई एक छात्र की ऊंचाई, ई एक लड़की की सुंदरता, ई एक लड़के का बुद्धि स्तर, एफ कार का माइलेज, बी श्रीमान एक्स का वजन। उत्तर आई परिवर्तनशील, ई विशेषता, एफ परिवर्तनशील, बी परिवर्तनशील। टर्मिनल अभ्यास। प्रश्न 1 डेटा को परिभाषित करें। उत्तर डेटा को आय, जनसंख्या, मूल्य आदि के बारे में किसी भी मात्रात्मक जानकारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न 2 प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में क्या अंतर है। उत्तर अंतर के बिंदु। प्राथमिक डेटा, द्वितीयक डेटा। 1 मौलिकता, ये मूल हैं। इन्हें मूल अन्वेषक द्वारा एकत्रित किया जाता है, लेकिन अन्य द्वारा उपयोग किए जाने पर ये गौण हो जाते हैं। 2 सटीकता, ये सटीक हैं। ये उतने सटीक नहीं हो सकते जितने की आवश्यकता है। 3 संशोधन की आवश्यकता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये उपयुक्त हैं, चूंकि इन्हें आवश्यकता और उद्देश्यों के अनुसार एकत्र किया जाता है। हाँ, इसमें संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि जांच की आवश्यकता के अनुरूप इन्हें समायोजित करना पड़ सकता है। 4 सावधानी, कोई एहतियात नहीं। सावधानी आवश्यक है क्योंकि इसे किसी और ने एकत्रित किया है। 5 लागत, महंगे, कम खर्चीला। प्रश्न 3 चर और विशेषता के बीच अंतर बताएं। उत्तर चर एक मात्रात्मक सूचना है जबकि गुण एक गुणात्मक सूचना है, जैसे अच्छा, बुरा, औसत, सुंदर, बदसूरत आदि। प्रश्न 4 वर्गीकरण समझाइए। उत्तर वर्गीकरण डेटा को उनकी समानता और समानता के अनुसार वर्गों या समूहों में। प्रश्न 4 वर्गीकरण समझाइए। उत्तर वर्गीकरण डेटा को उनकी समानता और समानता के अनुसार वर्गों या समूहों में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। प्रश्न 5 आंकड़ों के निरूपण की निम्नलिखित विधियों की व्याख्या कीजिए। कद सारणीयन, बी आरेख। उत्तर एक सारणीयन का अर्थ है एकत्रित और वर्गीकृत डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में एक तालिका में रखना। एक सांख्यिकीय तालिका सरल हो सकती है जो इसमें शामिल चर की संख्या पर निर्भर करती है। बी आरेख आरेखीय प्रस्तुति डेटा का एक ज्यामितीय संस्करण है। आरेख तथ्यों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें देखकर ही सबसे जटिल डेटा को समझा जा सकता है। आरेख एक आयामी या 2 आयामी और यहां तक कि 3 आयामी भी हो सकते हैं। प्रश्न 6 निम्नलिखित आंकड़ों से एक सरल दंड आरेख बनाएं। राज्य प्रबंधन कॉलेजों की संख्या, राजस्थान 200, पंजाब 400, गुजरात 150। उत्तर परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 सूचना की प्रकृति क्या है। उत्तर सूचना गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकृति की होती है। प्रश्न 2 गुणात्मक प्रकृति की सूचना के कोई 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर आई अच्छा, ई खराब और ई कुरूप। प्रश्न 3 सूचना के कोई 3 उदाहरण दीजिए जो मात्रात्मक प्रकृति के हैं। उत्तर आई आय, ई व्यय तथा ई बचत। प्रश्न 4 अर्थशास्त्र में मितव्ययिता के लिए किस प्रकार की सूचनाओं का अधिकतर उपयोग किया जाता है। उत्तर मात्रात्मक जानकारी। प्रश्न 5 डेटा का क्या अर्थ है। उत्तर डेटा का अर्थ है मात्रात्मक जानकारी जो समग्र रूप में तथ्य प्रदान करती है। प्रश्न 6 आंकड़ों की विशेषताएं बताइए। उत्तर आई सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। ई इन्हें संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। ई उनमें सटीकता का उचित मानक होता है। इफ इन्हें पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्र किया जाता है। प्रश्न 7 अर्थशास्त्र के महत्व के कोई 3 बिंदु बताइए। उत्तर आई आर्थिक नियोजन, ई राष्ट्रीय आय का निर्धारण, ई सरकारी नीतियों का आधार। प्रश्न 8 संग्रह के स्रोत के आधार पर डेटा को वर्गीकृत करें। उत्तर आई प्राथमिक डेटा, ई द्वितीयक डेटा। प्रश्न 9 प्राथमिक डेटा क्या है। उत्तर प्राथमिक आंकड़े मूल आंकड़े होते हैं जो अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। प्रश्न 10 प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधियां लिखिए। उत्तर प्रश्न 11 द्वितीयक डेटा क्या है। उत्तर द्वितीयक आंकड़े वे हैं जो पहले से ही एकत्रित किए जा चुके हैं और जिन्हें अन्वेषक द्वारा किसी अन्य के रिकॉर्ड से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 12 द्वितीयक आंकड़ों के कई स्रोत हैं, उनमें से कोई 2 लिखिए। उत्तर आई बैंक ऑफ इंडिया, ई वित्त आयोग की रिपोर्ट। प्रश्न 13 वर्गीकरण क्या है। उत्तर वर्गीकरण आंकड़ों को उनकी समानता और समानता के आधार पर वर्गों या समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। प्रश्न 14 चर क्या है। उत्तर चर वे डेटा हैं जिन्हें समय या आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रश्न 15 चरों के कोई 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर आई ऊंचाई, ई वजन, ई लंबाई, एफ दूरी। प्रश्न 16 विभिन्न प्रकार के चरों के नाम बताइए। उत्तर आई असतत चर, ई सतत चर। प्रश्न 17 विशेषताएं क्या हैं। उत्तर विशेषताएं वे डेटा हैं जिन्हें समय या आकार के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 18 विशेषताओं के कोई 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर आई सौंदर्य, ई बहादुरी, ई योग्यता, एफ आलस्य। प्रश्न 19 सांख्यिकीय श्रेणियों के विभिन्न प्रकार लिखिए। उत्तर आई व्यक्तिगत श्रृंखला, ई असतत श्रृंखला तथा ई सतत श्रृंखला। प्रश्न 20 व्यक्तिगत श्रृंखला क्या है। उत्तर वैयक्तिक श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें वस्तुओं को उनके संबंधित मूल्य के साथ अलग अलग दिखाया जाता है। प्रत्येक वस्तु का अपना अलग और व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। प्रश्न 21 कच्चा डेटा क्या है। उत्तर मूल फर्मों में बड़े पैमाने पर डेटा को कच्चा डेटा कहा जाता है। उन्हें असंगठित डेटा के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 22 एरे क्या है।
उत्तर, व्यक्तिगत श्रृंखला को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में प्रस्तुत करने को सारणी कहा जाता है। प्रश्न 23, असतत श्रेणी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विविक्त श्रेणी का अर्थ है वह श्रेणी जो चरों को उनकी संबंधित आवृत्तियों के साथ निश्चित विराम के साथ दर्शाती है। प्रश्न 24, आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु के मान की पुनरावृत्ति। यदि कोई विशेष मान किसी निर्धारित डेटा में 4 बार है तो उस वस्तु की आवृत्ति 4 होगी। प्रश्न 25, सतत श्रेणी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सतत श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें मानों को उनकी आवृत्तियों के साथ सतत रूप में दर्शाया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, आई समावेशी श्रृंखला तथा ई अपवर्ती श्रृंखला। प्रश्न 26, प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधि के रूप में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच क्या है? उत्तर, प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधि के रूप में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच वह विधि है जिसमें अन्वेषक उत्तरदाता से व्यक्तिगत रूप से जानकारी एकत्र करता है। प्रश्न 27, अन्वेषक कौन है? उत्तर, अन्वेषक वह व्यक्ति है जो सूचना एकत्रित करता है। 28, प्रतिवादी कौन है? उत्तर, प्रत्युत्तरदाता वह व्यक्ति है जो अन्वेषक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है। प्रश्न 29, प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधि के रूप में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच की कोई 2 सीमाएं लिखिए। उत्तर, आई यह विधि अधिक समय लेने वाली है। ई यह विधि बहुत महंगी है। प्रश्न 30, प्राथमिक डेटा एकत्र करने की किस विधि के तहत प्रश्नावली उत्तरदाता को भेजी जाती है? उत्तर, मेल प्रश्नावली विधि। प्रश्न 31, डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के माध्यम से सूचना एकत्रित करने की कोई 2 सीमाएं लिखिए। उत्तर, आई यह विधि अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ई इस विधि द्वारा प्राप्त आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। प्रश्न 32, डाक द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से सूचना एकत्रित करने के लाभ लिखिए। उत्तर, आई यह विधि कम खर्चीली है। ई इससे समय की बचत होती है। प्रश्न 33, एक अन्वेषक ने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच द्वारा उत्तरदाता से डेटा सूचना एकत्र किया। किस प्रकार के डेटा को अंडरस्कोर कहा जाएगा, प्राथमिक या द्वितीयक? उत्तर, प्राथमिक डेटा। प्रश्न 34, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या जनगणना का अनुमान हमें किस प्रकार के आंकड़ों से मिलता है? उत्तर, प्राथमिक डेटा। प्रश्न 35, रेलवे विभाग ने अपनी प्रगति पर डेटा प्रकाशित किया है। एक अन्वेषक प्राथमिक माध्यमिक के लिए ये किस प्रकार का डेटा होगा? उत्तर, माध्यमिक। प्रश्न 36, अनुसूची क्या है? उत्तर, अनुसूची जांच से संबंधित प्रश्नों प्रश्नावली का एक समूह है जिसे प्रगणक द्वारा सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर भरा जाता है। प्रश्न 37, प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में से कौन से मूल हैं? उत्तर, प्राथमिक डेटा। प्रश्न 38, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। 17, 8, 14, 5, 4, 2, 25। उत्तर, आंकड़े बढ़ते क्रम में 2, 4, 5, 8, 14, 17, 25। प्रश्न 39, निम्नलिखित आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखें। 13, 22, 15, 32। उत्तर, 32, 22, 15 और 13। प्रश्न 40, नीचे एक दुकानदार का चित्र दिया गया है। बताइए कि उसकी दुकान में पड़ा सामान व्यवस्थित है या अव्यवस्थित? उत्तर, वे असंगठित हैं। प्रश्न 41, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। उस चित्र का नाम बताइए जिसमें पुस्तकें व्यवस्थित हैं। उत्तर, पुस्तकें चित्र बी में व्यवस्थित हैं। प्रश्न 42, आंकड़ों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य लिखिए। उत्तर, आंकड़ों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को सरल, संक्षिप्त और व्यवस्थित बनाना है। प्रश्न 43, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। उन परिवारों की संख्या बताइए जिनके कोई बच्चे नहीं हैं। उत्तर, 4 परिवारों में कोई बच्चा नहीं है। प्रश्न 44, बताइए कि निम्नलिखित डेटा संगठित या कच्चा डेटा है, क्यों? उत्तर, वे कच्चे डेटा हैं क्योंकि वे व्यवस्थित नहीं हैं। प्रश्न 45, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और 70 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताएं। उत्तर, 10 छात्रों ने 70 अंक प्राप्त किए। प्रश्न 46, अपवर्ती श्रेणी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अपवर्ती श्रेणी से तात्पर्य उस श्रेणी से है जिसमें एक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा अगले वर्ग अंतराल की निचली सीमा होती है। प्रश्न 47, समावेशी श्रृंखला क्या है? उत्तर, समावेशी श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें वर्ग अंतराल की निचली सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को वर्ग में शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में एक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग अंतराल की निचली सीमा के बराबर नहीं होती है। प्रश्न 48, निम्नलिखित 2 श्रृंखलाओं ए और बी में से कौन सी श्रृंखला अनन्य श्रृंखला है? उत्तर, श्रृंखला ए एक विशिष्ट श्रृंखला है। प्रश्न 49, डेटा के उस प्रकार का नाम बताइए जो कच्चा और मूल है। उत्तर, प्राथमिक डेटा। प्रश्न 50, उस प्रकार के डेटा का नाम बताएं जिसे एकत्र करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर, द्वितीयक डेटा। प्रश्न 51, उस प्रकार के डेटा का नाम बताएं जिसे एकत्र करने के लिए बहुत समय और धन की आवश्यकता होती है। उत्तर, प्राथमिक डेटा। प्रश्न 52, निम्नलिखित आरेख की सहायता से 2012 में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर, 2010 में छात्रों की संख्या 3000 थी। प्रश्न 53, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और 1961-70 में जन्म दर का पता लगाएं। उत्तर, 1961-70 में जन्म दर 28 थी। प्रश्न 54, सरल दंड आरेख क्या है? उत्तर, सरल दंड आरेख वे दंड आरेख होते हैं जिनमें एक दंड आरेख केवल एक आकृति को दर्शाता है तथा जितनी आकृतियां होंगी उतनी ही बार आरेख होंगे। इन आरेखों में दंड समान चौड़ाई के होते हैं। प्रश्न 55, आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण का क्या अर्थ है? उत्तर, ये डेटा का ज्यामितीय संस्करण है। प्रश्न 56, आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण का एक लाभ बताइए। उत्तर, चित्रों की सहायता से जटिल आंकड़े भी सरल एवं समझने योग्य हो जाते हैं। प्रश्न 57, आंकड़ों की ग्राफिकल प्रस्तुति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आंकड़ों के ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण से हमारा तात्पर्य सभी सांख्यिकीय आंकड़ों को रेखाओं या वक्रों के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रस्तुत करना है। प्रश्न 58, आंकड़ों की ग्राफिक प्रस्तुति का एक लाभ बताइए।
उत्तर, ग्राफ जटिल और असंगठित डेटा को सरल या समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करता है। प्रश्न 59, सारणी और आरेख में एक अंतर बताइए। उत्तर, सारणी आकर्षक और प्रभावी नहीं होती हैं, जबकि आरेख अधिक आकर्षक और प्रभावी होते हैं। प्रश्न 60, समय श्रृंखला क्या है। उत्तर, समय श्रृंखला वह ग्राफ है जो समय के विभिन्न बिंदुओं पर एक चर के मानों को दर्शाता है। प्रश्न 61, समय श्रृंखला ग्राफ के मामले में कौन सी अक्ष समय का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तर, समय श्रृंखला ग्राफ के मामले में एक्स अक्ष समय का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 62, समय श्रृंखला ग्राफ के मामले में कौन सा अक्ष चर का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर, समय श्रृंखला ग्राफ के मामले में y अक्ष चर का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 63, क्या दिए गए संपूर्ण डेटा को समायोजित करने के लिए प्रत्येक अक्ष का पैमाना समान होना चाहिए। उत्तर, नहीं, वे अलग अलग हो सकते हैं। प्रश्न 64, एक सरल दंड आरेख में कितने आयाम होते हैं। उत्तर, एक सरल दंड आरेख का केवल एक आयाम होता है। प्रश्न 65, ऊंचाई और चौड़ाई में से कौन दंड आरेख में प्रासंगिक है। उत्तर, दंड आरेख में केवल ऊंचाई ही प्रासंगिक होती है। प्रश्न 66, कोई 3 प्रकार के आरेख लिखिए। उत्तर, एक विमीय आरेख, एक द्विआयामी आरेख तथा एक त्रिआयामी आरेख। प्रश्न 67, किसी भी 3 प्रकार के दंड आरेखों के बताइए। उत्तर, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख, उप विभाजित बार आरेख। प्रश्न 68, वर्गीकरण और सारणीयन के बीच एक अंतर बताइए। उत्तर, वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक प्रक्रिया है, जबकि सारणीयन सांख्यिकीय आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। प्रश्न 69, 2 प्रकार की सारणी के नाम बताइए। उत्तर, सरल सारणी, जटिल सारणी। लघु उत्तर प्रकार प्रश्न। प्रश्न 1, तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ए, कितने विद्यार्थियों ने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए। ख, कितने विद्यार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए। उत्तर, केवल 2 छात्रों मोहन और जोगिंदर ने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए। बी, केवल 2 छात्रों कमल और महेश ने 40 से कम अंक प्राप्त किए। प्रश्न 2, सांख्यिकी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, सांख्यिकी की 2 विशेषताएं। सांख्यिकी की कई विशेषताएं हैं, उनमें से 2 को नीचे समझाया गया है। तथ्यों का समुच्चय सांख्यिकी कारकों का समुच्चय है। एकल और असंबद्ध आंकड़े सांख्यिकी नहीं है। उदाहरण के लिए 25 सांख्यिकी नहीं है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि एक ही स्कूल और एक ही कक्षा के राम, श्याम, मोहन और गोपाल के पास एक विशेष दिन पर क्रमशः 30, 35, 45 और 50 रुपए हैं, तो ये सांख्यिकी है, क्योंकि यह तथ्यों के समुच्चय को दर्शाता है। संख्यात्मक रूप से व्यक्त गुणात्मक अभिव्यक्ति सांख्यिकी नहीं है। मात्रात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी सांख्यिकी संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती हैं। अच्छा, बुरा, युवा, बुरा आदि जैसे गुणात्मक अभिव्यक्तियां सांख्यिकी नहीं बनाती हैं। प्रश्न 3, सांख्यिकी की निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या करें। सटीकता के उचित मानक। अनेक कारणों से एक सीमा तक प्रभावित होना। पूर्व निर्धारित उद्देश्य। उत्तर, सटीकता का उचित मानक। सांख्यिकीय डेटा उचित और सटीक होना चाहिए। सांख्यिकी में 100% सटीकता न तो संभव है और न ही वांछनीय है। केवल सटीकता का एक उचित मानक ही आवश्यक और अपेक्षित है। कई कारणों से एक हद तक प्रभावित डेटा किसी एक कारक से प्रभावित नहीं होता, बल्कि कई कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कई कारणों से हो सकती है, जैसे आपूर्ति में कमी, मांग में वृद्धि, करों में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि आदि। पूर्व निर्धारित उद्देश्य। डेटा एकत्र करने से पहले उनके संग्रह का उद्देश्य पहले से तय किया जाना चाहिए। उद्देश्य के निर्धारण के बिना एकत्र किया गया डेटा भ्रामक, अप्रासंगिक होगा और किसी काम का नहीं होगा। प्रश्न 4, व्यक्तिगत श्रृंखला, विविक्त श्रृंखला और सतत श्रृंखला के बीच अंतर बताएं। उत्तर, व्यक्तिगत, असतत और सतत श्रृंखला के बीच अंतर। प्रश्न 5, निम्नलिखित कच्चे डेटा को अवरोही क्रम में लिखें। कच्चा डेटा। उत्तर, प्रश्न 6, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कच्चा डेटा। उत्तर, डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रश्न 7, एक फर्म के वार्षिक लाभ के निम्नलिखित आंकड़ों को समय श्रृंखला ग्राफ पर अंकित कीजिए। उत्तर, उपरोक्त डेटा को नीचे दिए गए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित आंकड़ों को एक सरल दंड आरेख में प्रस्तुत करें। उत्तर, प्रश्न 9, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न वर्षों के जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जन्म दर के आंकड़े दिए गए हैं। इस जानकारी को एक सरल बार आरेख में प्रस्तुत करें। उत्तर, प्रश्न 10, निम्नलिखित आंकड़ों को एक ग्राफ में प्रस्तुत करें। उत्तर, प्रश्न 11, अपवर्ती सतत श्रेणी क्या है। अपवर्ती सतत श्रेणी को दर्शाने वाली एक तालिका बनाइए। उत्तर, अपवर्ती सतत श्रेणी ये सतत श्रेणी है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा होती है, लेकिन सामान्यतः आवृत्ति को अगले उच्चतर वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही पूर्ववर्ती वर्ग में भी मान मौजूद हो। अनन्य सतत श्रृंखला। प्रश्न 12, समावेशी सतत श्रेणी क्या है। समावेशी सतत श्रेणी को दर्शाने वाली एक तालिका बनाइए। उत्तर, समावेशी सतत श्रेणी ये वह सतत श्रेणी है जिसमें वर्ग की ऊपरी सीमा को अगले उच्चतर वर्ग में शामिल करने के बजाय स्वयं वर्ग में शामिल किया जाता है। समावेशी सतत श्रृंखला। प्रश्न 13, 2010-11 के दौरान वाणिज्य में 840 छात्र, विज्ञान में 600, प्रबंधन में 500 छात्रों के साथ 3 संकाय थे। प्रत्येक विषय में पुरुषों का प्रतिशत क्रमशः 40%, 25% और 20% है। इस डेटा को तालिकाबद्ध करें। प्रश्न 14, आर्थिक सर्वेक्षण 2002 के अनुसार 2010-2011 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन 200 मिलियन टन था, जिसमें से चावल, गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादन क्रमशः 85.5, 69.0 और 45.5 मिलियन था। कुल उत्पादन में इनका योगदान 42.75%, 34.50% और 22.75% था। इस डेटा को एक तालिका में प्रस्तुत करें। उत्तर, 2010-2011 में खाद्यान्न उत्पादन। प्रश्न 15, वर्ग सीमाएं क्या हैं।
वर्ग का मध्य मान कैसे निकाला जाता है? उत्तर, वर्ग सीमाएं उच्चतम और निम्नतम मान हैं जिन्हें किसी वर्ग में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वर्ग 20-40 लें। सबसे कम मान 20 है और सबसे ज्यादा मान 40 है। दो सीमाओं को निचली सीमा और ऊपरी सीमा के रूप में जाना जाता है। वर्ग का मध्य मूल्य ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों के योग को 2 से विभाजित करके गणना की जाती है। प्रश्न 16, निम्नलिखित वर्ग अंतरालों के मध्य मान की गणना करें। 45-55, 55-65, 65-75, 75-85, 85-95 और 95-105। उत्तर, प्रश्न 17, भारतीय चीनी मिल संघ ने रिपोर्ट दी है कि दिसंबर 2001 के पहले पखवाड़े के दौरान चीनी उत्पादन लगभग 3,87,000 टन था, जबकि पिछले वर्ष 2000 इसी पखवाड़े के दौरान 3,78,000 टन था। दिसंबर 2001 के पहले पखवाड़े के दौरान मिलों से चीनी का उत्पादन आंतरिक खपत के लिए 2,83,000 टन और निर्यात के लिए 41,000 टन था, जबकि पिछले सीजन के इसी पखवाड़े के दौरान आंतरिक खपत के लिए 1,54,000 टन और निर्यात के लिए 0 था। आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करें। उत्तर, प्रश्न 18, देशों को उपज के आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। प्रश्न 19, निम्नलिखित आंकड़ों से वर्ग अंतराल 7 लेकर समावेशन विधि द्वारा बारंबारता बंटन तैयार कीजिए। उत्तर, प्रश्न 20, नीचे दिए गए मध्यमानों की सहायता से वर्ग अंतराल बनाएं। उत्तर, वर्ग अंतराल का गठन। प्रश्न 21, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001 में भारत की कुल जनसंख्या क्रमशः 361.38, 439.23, 548.16, 683.3, 843.9 और 1020 मिलियन थी। कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या क्रमशः 18.568, 226.9, 284.08, 353.9, 441.8 और 530 मिलियन थी और महिलाओं की संख्या क्रमशः 175.70, 212.94, 264.11, 329.4, 402.1 और 490 मिलियन थी। डेटा को एक तालिका में प्रस्तुत करें। उत्तर, भारत की जनसंख्या मिलियन में। प्रश्न 22, भारत में वर्ष 2004-2005 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 172.25 मिलियन टन था, जिसमें चावल, गेहूं तथा अन्य फसलों का उत्पादन क्रमशः 70.76, 53.99 तथा 45.0 मिलियन टन था। कुल उत्पादन में इनका प्रतिशत योगदान क्रमशः 42.0, 32.0 तथा 26.0 था। उत्तर, खाद्यान्न उत्पादन 2004-2003 के दौरान चावल का प्रतिशत योगदान इक्वल 70.76 टाइम्स 100 इक्वल्स 172.75। प्रश्न 23, निम्नलिखित जानकारी दो शहरों ए और बी में रहने वाले लोगों की धूम्रपान की आदत से संबंधित है। इस आंकड़ों की सहायता से एक तालिका बनाएं। उत्तर, तालिका प्रतिशत में, शहर ए, कुल धूम्रपान करने वाले इक्वल्स 26%, पुरुष धूम्रपानकर्ता इक्वल्स 18%। इस तरह धूम्रपान करने वाली महिलाएं इक्वल्स 26-18 इक्वल्स 8। डेटा का विश्लेषण। अध्याय 18, मॉड्यूल 6, अर्थशास्त्र में डेटा की प्रस्तुति और विश्लेषण। पाठ्यपुस्तक प्रश्न हल। पाठागत प्रश्न 18.1। प्रश्न 1, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, अंकगणित माध्य। प्रश्न 2, अंकगणितीय माध्य की गणना करने का मूर्त दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। प्रश्न 3, यदि वस्तुओं का योग 40 है और माध्य 4 है तो वस्तुओं की n संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4, श्री राजा की चीनी की साप्ताहिक खपत 35 किग्रा है, औसत दैनिक खपत क्या है? प्रश्न 5, यदि 10 छात्रों के औसत अंक 50 हैं, यदि समूह में एक और छात्र जोड़ा जाता है जिसने 5 अंक प्राप्त किए हैं, तो नया औसत क्या होगा? पाठागत प्रश्न 18.2। प्रश्न 1, निम्नलिखित आंकड़ों से अंकगणितीय माध्य की गणना करें। 4, 6, 3, 7, 8 और 5। प्रश्न 2, निम्नलिखित आंकड़ों से अंकगणितीय माध्य की गणना करें। 16। प्रश्न 3, यदि 10 के समूह के कल्पित माध्य से मापे गए विचलन का योग जोड़ 50 है तथा कल्पित माध्य 20 है, तो वास्तविक माध्य क्या होगा? टर्मिनल अभ्यास। प्रश्न 1, डेटा विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आंकड़ों का विश्लेषण एक तकनीक है जिसके माध्यम से संख्यात्मक आंकड़ों से महत्वपूर्ण तथ्य निकाले जाते हैं। प्रश्न 2, वर्णनात्मक विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, वर्णनात्मक विश्लेषण का अर्थ है एक एकल मान प्राप्त करना जो संपूर्ण डेटा की विशेषताओं का वर्णन करता है। प्रश्न 3, केंद्रीय प्रवृत्ति की अवधारणा का वर्णन करें। उत्तर, केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ है डेटा का केंद्रीय स्थान या मूल्य की ओर समूहित होने की प्रवृत्ति। प्रश्न 4, अंकगणितीय माध्य से आप क्या समझते हैं? इसकी गणना कैसे की जाती है? प्रश्न 5, अंकगणितीय माध्य को परिभाषित करें। उत्तर, अंकगणित माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। यह एक श्रृंखला में सभी डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 6, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, डेटा के केंद्रीय स्थान या मूल्य की ओर समूहित होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। 7, 4, 17, 19, 11, 16, 14, 9 और 11। प्रश्न 8, यदि निम्नलिखित मदों को भी उपरोक्त डेटा सेट प्रश्न 7 में दिया गया में जोड़ा जाए तो संशोधित माध्य क्या होगा? 18, 14, 14, 8, 10 और 21। उत्तर, 16 वस्तुओं का योग इक्वल्स 123 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 21 इक्वल्स 208। वस्तुओं की संख्या इक्वल्स 10 प्लस 6 इक्वल्स 16। प्रश्न 9, नीचे दिए गए डेटा से माध्य की गणना करें। उत्तर, वैकल्पिक विधि। प्रश्न 10, नीचे दिए गए आंकड़ों से अंकगणितीय माध्य की गणना करें। उत्तर, प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न 11, नीचे दिए गए आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए।
उत्तर प्रत्यक्ष विधि चरण विचलन के साथ। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? उत्तर डेटा के केंद्रीय स्थान या मूल्य की ओर समूहित होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। प्रश्न 2, सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण में पहला चरण क्या है? उत्तर सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण में पहला कदम कच्चे आंकड़ों से प्रतिनिधि मूल्य औसत या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निर्धारित करना है। प्रश्न 3, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का दूसरा नाम क्या है? उत्तर औसत या सांख्यिकीय माप। प्रश्न 4, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बताइए। उत्तर आई अंकगणितीय माध्य, ई माध्यिका तथा ई बहुलक। प्रश्न 5, अंकगणित माध्य क्या है? उत्तर अंकगणित माध्य वह मान है जो वस्तुओं के योग को वस्तुओं की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। 6 विद्यार्थियों के जेब खर्च क्रमशः 6 रुपये, 12, 18, 24, 30 और 36 हैं। समांतर माध्य की गणना कीजिए। प्रश्न 7, डेटा के एक सेट के लिए औसत मूल्य की गणना करने का उद्देश्य क्या है? उत्तर आंकड़ों के एक समूह के लिए औसत मूल्य की गणना करने का उद्देश्य एक ऐसा एकल मूल्य प्राप्त करना है जो सभी मदों का प्रतिनिधि हो और जिसे मस्तिष्क सरलतापूर्वक तथा शीघ्रता से ग्राफ बना सके। प्रश्न 8, मोहन का कहना है कि उसने 6 विषयों में औसतन 76 अंक प्राप्त किए हैं। उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों की गणना करें। उत्तर कुल अंक औसत अंक गुना विषयों की संख्या। 76 टाइम्स 6 इक्वल्स 456। प्रश्न 9, वस्तुओं का कुल मूल्य 100 है और उनका औसत 4 है। वस्तुओं की संख्या की गणना करें। प्रश्न 10, प्रत्यक्ष विधि द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में अंकगणितीय माध्य की गणना करने का सूत्र लिखिए। प्रश्न 11, अप्रत्यक्ष विधि बिना चरण विचलन द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्तिगत अंकगणितीय माध्य का सूत्र लिखिए। प्रश्न 12, विविक्त श्रेणी में अंकगणितीय माध्य की गणना विधि द्वारा करने का सूत्र लिखिए। प्रश्न 13, अप्रत्यक्ष विधि बिना पद विचलन द्वारा प्रत्यक्ष श्रेणी में अंकगणितीय माध्य की गणना का सूत्र लिखिए। प्रश्न 14, अप्रत्यक्ष विधि चरण विचलन सहित द्वारा विविक्त श्रेणी में अंकगणितीय माध्य की गणना का सूत्र लिखिए। प्रश्न 15, स्कूल के छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 800 है और अंकों का अंकगणितीय माध्य 32 है। छात्रों की संख्या की गणना करें। प्रश्न 16, व्यक्तिगत श्रृंखला में अंकगणितीय माध्य की गणना में शामिल चरणों को बताएं। उत्तर आई चरों का योग ज्ञात कीजिए तथा उसे सेज से निरूपित कीजिए। ई मदों की संख्या को n से दर्शाए। ई अंकगणितीय माध्य की गणना के लिए सेज को n से विभाजित करें। प्रश्न 17, व्यक्तिगत श्रेणी में अप्रत्यक्ष विधि बिना चरण विचलन के द्वारा अंकगणितीय माध्य की गणना करने में सम्मिलित चरणों को लिखिए। उत्तर चरण आई किसी भी चर को कल्पित माध्य मान लें और इसे m से निरूपित करें। ई कल्पित माध्य से विचलन की गणना करें और इसे dx से निरूपित करें। ई कुल विचलन प्राप्त करें। इफ सूत्र का उपयोग करें। लघु प्रकार के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, असतत श्रृंखला में शॉर्टकट विधि चरण विचलन के बिना द्वारा अंकगणितीय माध्य की गणना में शामिल चरणों की गणना करें। उत्तर चरण आई कल्पित माध्य लें और इसे m से निरूपित करें। ई कल्पित माध्य से विचलन की गणना करें और dx द्वारा निरूपित करें। ई विचलन को आवृत्ति से गुणा करें और इसे fx से निरूपित करें। इफ fx का योग ज्ञात कीजिए और इसे सिग्मा fx से निरूपित कीजिए। बी निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करें। प्रश्न 2, असतत श्रेणी में लघुपथ विधि चरण विचलन सहित द्वारा अंकगणितीय माध्य की गणना के चरण लिखिए। उत्तर चरण आई कल्पित माध्य लें और m से निरूपित करें। ई कल्पित माध्य से विचलन की गणना करें और इसे dx से निरूपित करें। ई विचलन को सार्ध गुणनखंड से भाग देकर 10 से निरूपित करें। इफ चरण विचलन को आवृत्ति से गुणा करके f प्राप्त करें। बी बारंबारता का योग ज्ञात कीजिए तथा इसे n सिग्मा f से निरूपित कीजिए। बी निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करें। प्रश्न 3, सतत श्रेणी में अप्रत्यक्ष विधि बिना चरण विचलन के द्वारा अंकगणितीय माध्य की गणना के चरण लिखिए। उत्तर चरण आई निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके प्रत्येक वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ई मध्य बिंदुओं को बारंबारता से गुणा करें और प्रत्येक वर्ग का fx ज्ञात करें। ई आवृत्ति का योग करें। इफ अंकगणितीय माध्य की गणना के लिए fx को आवृत्ति की संख्या से विभाजित करें। प्रश्न 4, सतत श्रेणी में अप्रत्यक्ष विधि चरण विचलन के साथ द्वारा अंकगणितीय माध्य की गणना करने में शामिल चरणों को लिखें। उत्तर चरण आई निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु प्राप्त करें। ई कल्पित माध्य लीजिए। ई कल्पित माध्य से विचलन लें। इफ विचलन को सामान्य कारक से विभाजित करें। बी चरण विचलन को आवृत्ति से गुणा करें। बी निम्नलिखित सूत्र लागू करें। एक कक्षा के 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 61 इंच है तथा दूसरी कक्षा के 70 छात्रों की औसत ऊंचाई 58 इंच है। 120 छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 50 छात्रों की कुल ऊंचाई इक्वल 61 टाइम्स 50 इक्वल्स 3050 इंच। 70 छात्रों की कुल ऊंचाई इक्वल्स 58 टाइम्स 70 इक्वल्स 4060 इंच। 120 छात्रों की कुल ऊंचाई इक्वल्स 3050 जोड़ 4060 इंच इक्वल 7110 इंच। औसत ऊंचाई 50 परिवारों की औसत आय 3000 रुपये है। इनमें से 12 परिवारों की औसत आय 1800 रुपये है। शेष परिवारों की औसत आय की गणना करें। प्रश्न 7, एक फैक्ट्री में 10 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी नीचे दी गई है। उनका अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। एक उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित वितरण का अंकगणितीय माध्य परिकलित करें। उत्तर। प्रश्न 2, प्रत्यक्ष विधि, चरण विचलन और कल्पित माध्य विधियों द्वारा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। उत्तर। प्रत्यक्ष विधि द्वारा अंकगणितीय माध्य, कल्पित माध्य द्वारा अंकगणितीय माध्य की गणना। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय पहलू। अध्याय 20, मॉड्यूल 7, भारतीय अर्थव्यवस्था। पाठ्य पुस्तक प्रश्न हल। पाठ्य प्रश्न 20.1। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है? कब मत्स्य पालन, कब बिजली, व्हाट्सएप ग्रुप,
अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। ग बैंकिंग। उत्तर, ग मत्स्य पालन। प्रश्न 2, भारत में कार्यशील जनसंख्या की हिस्सेदारी के संदर्भ में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उत्तर, कृषि। पाठ्य प्रश्न 20.2। प्रश्न 1, 2008-2009 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना था? उत्तर, 234 मिलियन टन। प्रश्न 2, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उत्पादों के 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, ब्रेड, फलों का जैम और अचार। प्रश्न 3, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा कितना था? उत्तर, 50% से अधिक। प्रश्न 4, 2009-2010 में भारत की आय में कृषि का योगदान कितना रहा है? उत्तर, 15%। पाठगत प्रश्न 20.3। प्रश्न 1, लघु उद्योग को परिभाषित करें। उत्तर, वह उद्योग जिसे संयंत्रों और मशीनरी पर न्यूनतम 25 लाख रुपए खर्च करके स्थापित किया जा सकता है, लघु उद्योग कहलाता है। प्रश्न 2, 2009-10 में राष्ट्रीय आय में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? उत्तर, 28%। प्रश्न 3, बुनियादी ढांचे के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई टेलीफोन टावर, ई हीराकुंड बांध। पाठ्यगत प्रश्न 20.4। प्रश्न 1, 2009-2010 में रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? उत्तर, 29.4%। प्रश्न 2, 2009-2010 में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था? उत्तर, 55.2%। पाठगत प्रश्न 20.5। प्रश्न 1, चेक द्वारा भुगतान करने का एक लाभ बताइए। उत्तर, भुगतान की सुरक्षा। प्रश्न 2, खाद्यान्न का परिवहन किस क्षेत्र का हिस्सा है? क कृषि, ख उद्योग, ग सेवा। उत्तर, सी सेवा। टर्मिनल अभ्यास। प्रश्न 1, प्राथमिक क्षेत्र के उपक्षेत्र का नाम बताइए। उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र के उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। आई कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, ई मत्स्य पालन, ई वानिकी, एफ खनन एवं उत्खनन। प्रश्न 2, वित्तीय क्षेत्र के उपक्षेत्रों के नाम बताइए। उत्तर, वित्तीय क्षेत्र के उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। आई विनिर्माण, ई निर्माण, ई गैस, पानी और बिजली की आपूर्ति। प्रश्न 3, तृतीय क्षेत्र के उपक्षेत्र का नाम बताइए। उत्तर, तृतीय क्षेत्र के उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। आई व्यापार, होटल और रेस्तरां, ई परिवहन, भंडारण और संचार, ई वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा आदि, एफ रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, बी लोक प्रशासन, बी अन्य सेवाएं। प्रश्न 4, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका और महत्व को समझाइए। उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका और महत्व निम्नलिखित बिंदु प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका और महत्व को दर्शाते हैं। आई 2009-2010 में राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 15% था। ये जनसंख्या के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। वर्ष 2009-2010 में भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि में कार्यरत थी। ये लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। 2008-2009 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 234 मिलियन टन था। ये चीनी, जूट, सूती वस्त्र, वनस्पति आदि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। प्रश्न 5, वित्तीय क्षेत्र की भूमिका और महत्व को समझाइए। उत्तर, वित्तीय क्षेत्र की भूमिका और महत्व निम्नलिखित बिंदु वित्तीय क्षेत्र की भूमिका और महत्व को स्पष्ट करते हैं। आज भारत के घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 28% था। ये भारत की लगभग 3 करोड़ आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान करने में बड़े पैमाने पर योगदान देता है। छोटे और बड़े दोनों उद्योगों में 30 लाख लोग कार्यरत हैं। ये बुनियादी ढांचे के निर्माण में बहुत योगदान देता है। यह उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कपड़े, कलम, टूथब्रश, साबुन, जूते, साइकिल, स्कूटर, कार आदि प्रदान करता है। प्रश्न 6, तृतीय क्षेत्र की भूमिका और महत्व को समझाइए। उत्तर, तृतीय क्षेत्र की भूमिका और महत्व निम्नलिखित बिंदु तृतीय क्षेत्र की भूमिका और महत्व को दर्शाते हैं। ये राष्ट्रीय आय में योगदान देता है। 2009-2010 में इसने सकल घरेलू उत्पाद में 55.2% का योगदान दिया। इसने देश में कुल रोजगार स्तर में से 29.4% रोजगार प्रदान किया है। आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। यह विदेशी देशों से धन आकर्षित करता है। विदेशी लोग लाभ कमाने के लिए इस क्षेत्र में पैसा लगाने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन, होटल सेवाओं में संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष निवेश के रूप में विदेशी देशों से 1,18,000 करोड़ रुपए से अधिक आकर्षित किए हैं। यह क्षेत्र डॉलर, यूरो, येन, पाउंड के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। हाल के वर्षों में भारत के सेवा क्षेत्र ने निर्यात के माध्यम से देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में बहुत योगदान दिया है। हमारी व्यावसायिक सेवाएं जिनमें आईटी, परामर्श, कानूनी सेवा आदि शामिल हैं, विश्व स्तर की बन गई हैं। प्रश्न 7, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र एक दूसरे के पूरक और पूरक बनकर किस प्रकार परस्पर जुड़े हुए हैं? उत्तर, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। इसे एक उदाहरण की मदद से समझाया जा सकता है। मान लीजिए हरि सिंह एक किसान है। उसे अपनी जमीन की सिंचाई के लिए डीजल पंप की जरूरत है। पंप के अलावा खेती के लिए कई अन्य इनपुट जैसे कि खाद, कीटनाशक, हल, ट्रैक्टर आदि की जरूरत होती है। ये चीजें उद्योग द्वारा आपूर्ति की जाती हैं। बदले में उद्योगों और सेवाओं में काम करने वाले लोगों को कृषि क्षेत्र द्वारा भोजन की आपूर्ति की जाती है। सेवा क्षेत्र कृषि और उद्योग के बीच लेन देन को सुगम और सुनिश्चित करता है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण बताइए। उत्तर, आई खाद्य पदार्थ तथा ई गैर खाद्य वस्तुएं। प्रश्न 2, खाद्य पदार्थों के 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई खाद्यान्न, ई फल, ई सब्जियां। प्रश्न 3, गैर खाद्य पदार्थों के 3 उदाहरण दीजिए। आई कपड़े, ई जूते, ई फर्नीचर। प्रश्न 4, खेती क्या है? उत्तर, खेती का मतलब है फसल उगाने के लिए खेतों पर काम करना। प्रश्न 5, वानिकी से क्या तात्पर्य है?
उत्तर, वानिकी से तात्पर्य वन उत्पादों को एकत्रित करना और उन्हें बाजार में बेचना है। प्रश्न 6, वन उत्पाद में क्या शामिल है? उत्तर, वन उत्पादों में इमारती लकड़ी, जलावन की लकड़ी, हर्बल दवाएं आदि शामिल हैं। प्रश्न 7, खनन क्या है? उत्तर, खनन पृथ्वी से खनिजों को निकालना है। प्रश्न 8, मत्स्य पालन क्या है? उत्तर, मत्स्य पालन एक व्यवसाय है जिसमें लोग तालाबों, नदियों या समुद्र से मछली पकड़कर उन्हें बाजार में बेचते हैं। प्रश्न 9, कृषि, वानिकी, खनन, पशुधन और मत्स्य पालन एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? उत्तर, वे एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न 10, भारत में शहरों के 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई जयपुर, ई अहमदाबाद, ई पुणे। प्रश्न 11, मेट्रो के 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई दिल्ली, ई चेन्नई, ई मुंबई। प्रश्न 12, गैर कृषि गतिविधियों को वर्गीकृत करें। उत्तर, आई द्वितीय क्षेत्र, ई तृतीय क्षेत्र। प्रश्न 13, विनिर्माण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, विनिर्माण से तात्पर्य कारखानों और उद्योगों नामक विनिर्माण इकाइयों में कच्चे माल का उपयोग करके वस्तुओं के उत्पादन से है। प्रश्न 14, आकार और व्यय के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। उत्तर, आई लघु उद्योग तथा ई बड़े पैमाने के उद्योग। प्रश्न 15, लघु उद्योगों के कोई 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई जूता फैक्ट्री, ई कपड़ा इकाई, ई मुद्रण, ई कांच बनाना। प्रश्न 16, निर्माण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, निर्माण से तात्पर्य आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों, सड़कों, पार्कों, पुलों, बांधों, हवाई अड्डों, बस स्टॉप आदि के निर्माण से है। प्रश्न 17, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा उपक्षेत्र प्रमुख व्यवसाय है तथा जिसमें वर्ष 2009-10 में भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि कार्य कर रही थी? उत्तर, कृषि। प्रश्न 18, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना था? उत्तर, स्वतंत्रता के समय कृषि राष्ट्रीय आय में 50% से अधिक का योगदान दे रही थी। प्रश्न 19, 2009-2010 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना था? उत्तर, 15%। प्रश्न 20, कौन सा व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है? उत्तर, कृषि। प्रश्न 21, स्वतंत्रता के समय हमारी कितनी प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर थी? उत्तर, 70%। प्रश्न 22, कृषि के महत्व के कोई 2 बिंदु बताइए। उत्तर, आई कृषि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। ई ये लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। प्रश्न 23, चीनी, जूट, सूती वस्त्र आदि उद्योग अपना कच्चा माल कहाँ से लेते हैं? उत्तर, कृषि से। प्रश्न 24, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या आपूर्ति करता है? उत्तर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कई प्रकार के पैक खाद्य पदार्थ जैसे अचार, फल, जैम, जूस, बिस्कुट, ब्रेड, सेमी फूड आदि की आपूर्ति करता है। प्रश्न 25, वित्तीय क्षेत्र में कौन सा उपक्षेत्र प्रमुख हिस्सा बनाता है? उत्तर, विनिर्माण उद्योग। प्रश्न 26, लघु उद्योग क्या है? उत्तर, लघु उद्योग वह उद्योग है जिसे संयंत्र और मशीनरी पर न्यूनतम 25 लाख रुपए खर्च करके स्थापित किया जा सकता है। प्रश्न 27, टाटा स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? उत्तर, जमशेदपुर में। प्रश्न 28, औद्योगिक क्षेत्र के महत्व के कोई 2 बिंदु बताइए। उत्तर, आई भारत के घरेलू उत्पाद में लगभग 28% का योगदान देता है। ई ये भारत की जनता को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। प्रश्न 29, वर्ष 2009 में भारत ने सेवाओं के निर्यात से कितनी कमाई की? उत्तर, भारत को सेवा निर्यात से प्रतिवर्ष लगभग 4.35 लाख करोड़ रुपए की आय होती है। प्रश्न 30, निर्यात का क्या अर्थ है? उत्तर, निर्यात का अर्थ है विदेशी देशों में नागरिकों को माल और सेवाएं बेचकर डॉलर, यूरो, पाउंड आदि के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जित करना। 31, हाल ही में भारत में कौन सी सेवा कई गुना बढ़ी है? उत्तर, हाल ही में भारत में कंप्यूटर सेवा कई गुना बढ़ गई है। प्रश्न 32, किस सेवा ने विदेशों से 47,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व आकर्षित किया है? उत्तर, प्रश्न 33, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में से कौन मजदूरी और वेतन के मामले में अधिक भुगतान करता है? उत्तर, सेवा क्षेत्र मजदूरी और वेतन के मामले में अधिक भुगतान करता है। प्रश्न 34, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है? उत्तर, सेवा क्षेत्र अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। प्रश्न 35, वित्तीय सेवाओं में क्या शामिल है? उत्तर, वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग और बीमा शामिल हैं। प्रश्न 36, सामुदायिक और सामाजिक सेवाओं में क्या शामिल है? उत्तर, सामुदायिक और सामाजिक सेवाओं में लोक प्रशासन, रक्षा आदि शामिल हैं। प्रश्न 37, 2009-2010 में परिवहन और संचार ने राष्ट्रीय आय में कितना योगदान दिया? उत्तर, 7.8%। प्रश्न 38, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में से किसने भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान दिया है? उत्तर, सेवा क्षेत्र ने राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान दिया है। प्रश्न 39, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन, होटल सेवाओं ने संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष निवेश के रूप में विदेशी देशों से कितनी राशि आकर्षित की है? उत्तर, 1,18,000 करोड़ रुपए से अधिक। प्रश्न 40, सेवा क्षेत्र कृषि की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करता है? उत्तर, ऐसा इसलिए है क्योंकि सेवा क्षेत्र वर्ष भर सेवाएं प्रदान करता है जबकि कृषि मौसमी सेवाएं प्रदान करती है। प्रश्न 41, औद्योगिकरण का क्या प्रभाव है? उत्तर, औद्योगिकरण के कारण बाजार में पसंद की अनेक वस्तुएं उपलब्ध हैं। प्रश्न 42, आज दूर स्थानों की यात्रा करना आसान क्यों हो गया है? उत्तर, आज सड़कों, राजमार्गों, रेलवे, वायुमार्ग आदि के अस्तित्व के कारण दूर स्थानों की यात्रा करना आसान हो गया है। 43, हीराकुंड और भाखड़ा नागल क्या प्रदान करते हैं? उत्तर, हीराकुंड और भाखड़ा नागल बिजली और सिंचाई प्रदान करते हैं। प्रश्न 44, भारत की खाद्यान्न आवश्यकता हर वर्ष क्यों बढ़ रही है? उत्तर, भारत की खाद्यान्न आवश्यकता उसकी जनसंख्या वृद्धि के कारण हर वर्ष बढ़ रही है। प्रश्न 45, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र लिखिए। उत्तर, आई प्राथमिक क्षेत्र, ई द्वितीय क्षेत्र तथा
ई तृतीय क्षेत्र। प्रश्न 46। निम्नलिखित गतिविधियां किस क्षेत्र में रखी गई हैं? आई कृषि, ई वानिकी, ई पशुधन और मत्स्य पालन में खनन। उत्तर कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। प्रश्न 47। पशुपालन के कोई दो उदाहरण दीजिए। उत्तर आई मुर्गी पालन तथा ई डेयरी फार्मिंग। प्रश्न 48। वित्तीय क्षेत्र के उपक्षेत्र या उत्पादन गतिविधियों का नाम बताइए। उत्तर वित्तीय क्षेत्र के उपक्षेत्र या उत्पादन गतिविधियां इस प्रकार हैं। आई विनिर्माण, ई निर्माण, ई गैस और बिजली की आपूर्ति। प्रश्न 49। किन्हीं तीन आवश्यक सेवाओं के नाम बताइए। उत्तर आई गैस, ई जल तथा ई बिजली। प्रश्न 50। तृतीय क्षेत्र में शामिल किसी भी उत्पादक गतिविधि का नाम बताइए। उत्तर आई व्यापार, होटल और रेस्तरां, ई परिवहन, भंडारण और संचार, ई लोक प्रशासन। प्रश्न 51। बड़े पैमाने के उद्योग की एक विशेषता बताइए। उत्तर इसमें बड़ी मशीनों के रूप में पूंजी गहन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 52। बुनियादी ढांचे के कोई तीन उदाहरण दीजिए। उत्तर आई रेडियो और टेलीफोन टावर, ई शॉपिंग सेंटर तथा ई स्कूल और कॉलेज। लघु प्रकार के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1। निम्नलिखित उत्पादन गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आई खनन एवं उत्खनन, ई मत्स्य पालन, ई विनिर्माण, ए व्यापार, होटल और रेस्तरां, बी लोक प्रशासन, बी गैस, पानी और बिजली की आपूर्ति, बी वानिकी। उत्तर उत्पादन गतिविधियों का नाम, क्षेत्र का नाम। आई खनन एवं उत्खनन, आई प्राथमिक, ई मत्स्य पालन, ई प्राथमिक, ई विनिर्माण, ई माध्यमिक, ए व्यापार, होटल और रेस्तरां, ए तृतीयक, बी लोक प्रशासन, बी तृतीयक, बी गैस, पानी और बिजली की आपूर्ति, बी माध्यमिक, बी वानिकी, बी प्राथमिक। प्रश्न 2। उद्योग क्या है? व्यापार के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित बताइए। उत्तर उद्योग वह विनिर्माण इकाई है जो कच्चे माल की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन करती है। उद्योग दो प्रकार के होते हैं, आई लघु उद्योग तथा ई बड़े पैमाने पर उद्योग। आई लघु उद्योग के उदाहरण जूता बनाने का उद्योग, छपाई, कांच बनाना आदि। ई बड़े पैमाने के उद्योग के उदाहरण इस्पात, कार, बस आदि बनाने वाली फैक्ट्रियां। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन शहर हैं और कौन महानगर हैं? शहरों और महानगरों में क्या अंतर है? आई दिल्ली, ई जयपुर, ई अहमदाबाद, ए कोलकाता, बी भुवनेश्वर, बी चेन्नई, बी पुणे। उत्तर दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई महानगर हैं जबकि जयपुर, अहमदाबाद, पुणे और भुवनेश्वर शहर हैं। शहर बड़े शहरी क्षेत्र हैं जबकि महानगर बड़े शहर हैं। प्रश्न 4। प्राथमिक क्षेत्र के निम्नलिखित उप क्षेत्रों में कौन सी उत्पादन गतिविधियां की जाती हैं? आई कृषि, ई वानिकी, ई मत्स्य पालन तथा ए पशुपालन। उत्तर आई कृषि, इस उप क्षेत्र में खेतों में फसलें उगाई जाती हैं। ई फॉरेस्ट्री, इस उप क्षेत्र में वन उत्पादों को बुलाया जाता है और बाजार में बेचा जाता है। ई मत्स्य पालन, इस व्यवसाय में लोग तालाबों, नदियों या समुद्र से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचते हैं। ए पशुधन पालन, इस उप क्षेत्र में मुर्गी पालन और डेयरी पालन शामिल हैं। प्रश्न 5। गैर कृषि गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? उनके नाम लिखें और उनमें से किसी एक के दो उप क्षेत्र बताएं। उत्तर गैर कृषि गतिविधियों को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, आई द्वितीय क्षेत्र तथा ई तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के दो उप क्षेत्र हैं, आई विनिर्माण तथा ई निर्माण। प्रश्न 6। विनिर्माण और निर्माण के बीच समानता का एक बिंदु बताइए। दोनों के बीच क्या अंतर है? उत्तर विनिर्माण और निर्माण दोनों द्वितीय क्षेत्र के उप क्षेत्र हैं। विनिर्माण में कारखानों में कच्चे माल की मदद से वस्तुओं का उत्पादन, निर्माण किया जाता है। दूसरी ओर सड़कें, पुल, बस स्टैंड, मकान बनाना निर्माण कहलाता है। प्रश्न 7। निम्नलिखित बुनियादी ढांचे को आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में वर्गीकृत करें। आई रेलवे, ई स्वास्थ्य, ई बैंकिंग, ए शक्ति, बी शिक्षा, बी सड़कें। सप्तम संचार। उत्तर आर्थिक अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना। 1 रेलवे, 1 स्वास्थ्य, 2 बैंक, 2 शिक्षा, 3 सड़कें, 4 संचार, 5 शक्ति। वैश्विक संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था। अध्याय 22, मॉड्यूल 7 भारतीय अर्थव्यवस्था। पाठ्यपुस्तक प्रश्न हल। पाठ्य प्रश्न 22.1। प्रश्न 1। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक लाभ बताइए। उत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं और सेवाओं का विशिष्टीकरण और कुशल उत्पादन होता है। प्रश्न 2। निर्यात से आप क्या समझते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप अब शामिल हों, टेलीग्राम समूह अब शामिल हों, इंस्टाग्राम अब शामिल हों। उत्तर शेष विश्व को वस्तुओं और सेवाओं को बेचना निर्यात कहलाता है। प्रश्न 3। आयात को परिभाषित करें। उत्तर शेष विश्व से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना आयात कहलाता है। पाठगत प्रश्न 22.2। प्रश्न 1। भारत के निर्यात की दो मुख्य वस्तुओं के नाम बताइए। उत्तर आई इंजीनियरिंग सामान तथा ई हस्तशिल्प। प्रश्न 2। भारत के आयात की दो वस्तुओं के नाम बताइए। उत्तर आई पेट्रोलियम तथा ई विद्युत मशीनरी। प्रश्न 3। भारत के दो प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के नाम बताइए। उत्तर आई संयुक्त राज्य अमेरिका और ई संयुक्त अरब अमीरात। पाठगत प्रश्न 22.3। प्रश्न 1। भारत और चीन की एक सामान्य आर्थिक विशेषता बताइए। उत्तर पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 2। गरीबी के संदर्भ में भारत, चीन और अमेरिका की तुलना कीजिए। उत्तर 2005 में भारत में गरीबी का अनुपात 27.5% था जबकि चीन में केवल 2005% था। अमेरिका में 2008 में 16% आबादी के पास भोजन तक पहुंचती थी। टर्मिनल अभ्यास। प्रश्न 1। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर आई संसाधनों का इष्टतम उपयोग विदेशी व्यापार श्रम और विशेषज्ञता के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन की ओर ले जाता है। आता नहीं कि ये गैर आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन के परिणामस्वरूप संसाधनों की बर्बादी को कम करता है। संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग भी किया जाता है। जीवन स्तर विदेशी व्यापार विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाता है। ये किसी देश के लोगों को ऐसी वस्तुएं उपलब्ध कराता है जिनका उस देश में आर्थिक रूप से उत्पादन नहीं किया जा सकता। विदेशी व्यापार उन्हें वे उत्पाद भी उपलब्ध कराता है जिनका उस देश में उत्पादन नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को एक दूसरे पर निर्भर बनाता है। जिस देश के पास अधिशेष उत्पाद है वह अपने अधिशेष स्टॉक को कमी वाले देशों को बेच सकता है और जिस देश के पास किसी उत्पाद की कमी है वह उसे दूसरे देश से आयात कर सकता है। इससे दुनिया के देशों के बीच सद्भावना और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिलता है। कीमतों का स्थिरीकरण विदेशी व्यापार से मांग और आपूर्ति को समायोजित करके दुनिया भर में वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता आती है। विदेशी व्यापार के अभाव में यह संभव नहीं होता। रोजगार विदेशी व्यापार निर्यातोन्मुख उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करता है। बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं विदेशी व्यापार किसी देश को कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता प्रदान करता है। इससे न केवल घरेलू उपभोग के लिए बाहरी उपभोग के लिए भी कुछ वस्तुओं का उत्पादन जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन की कई अर्थव्यवस्थाएं विकसित होंगी। संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग भी किया जा सकेगा। अर्थव्यवस्था का विकास अल्पविकसित और विकासशील देश उन्नत देशों से तकनीकी जानकारी मशीनरी और उपकरणों के आयात के माध्यम से अपने अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। प्रश्न 2 भारत के व्यापारिक साझेदारों और उनके व्यापार की कुछ वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। उत्तर 1 भारत के व्यापारिक साझेदारों के उदाहरण भारत के व्यापारिक साझेदारों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। आई फ्रांस, ई जर्मनी, ई संयुक्त राज्य अमेरिका, एफ यूके, बी उपयोग, बी ईरान, बी चीन, बी हांगकांग, एक्स सिंगापुर, एक्स कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश, शी ईरान, जायद सऊदी अरब। 2 व्यापारिक वस्तुएं इंजीनियरिंग सामान हस्तशिल्प रसायन और संबद्ध उत्पाद सिले सिलाए वस्त्र सूती धागा लौह यस्त्र चमड़ा मछली चावल फल और सब्जियां पेट्रोलियम और स्नेहक अलोक धातुएं पूंजीगत सामान विद्युत और गैर विद्युत मशीनरी परिवहन उपकरण और उर्वरक। प्रश्न 3 संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर यूएसए अर्थव्यवस्था यूएसए दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यूएसए का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। आज निजी क्षेत्र की भूमिका निजी क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है। सरकार व्यावसायिक गतिविधियों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसमें फोर्ड मोटर्स जनरल इलेक्ट्रिक कोका कोला वॉलमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी व्यापारियों और निगमों का दुनिया भर में प्रभाव और उपस्थिति है। कृषि अमेरिका की कृषि बहुत उन्नत है। ये गेहूं मक्का फल और सब्जियों जैसे खाद्यान्नों का सबसे बड़ा निर्यातक है। विनिर्माण पेट्रोलियम इस्पात ऑटोमोबाइल निर्माण मशीनरी और कृषि मशीनरी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में से हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उच्च गुणवत्ता की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 85% बच्चे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेते हैं जबकि भारत में यह आंकड़ा 15% है। माल का निर्यातक अमेरिका दुनिया में वस्तुओं और सेवाओं के शीर्ष 3 निर्यातकों में से एक है और बाकी दुनिया से सबसे बड़ा आयातक है। इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर विश्व व्यापार में अपने प्रभुत्व के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। गरीबी और बेरोजगारी 2010 में अमेरिका की बेरोजगारी दर 9.9% थी। 2008 में इसकी लगभग 16% आबादी को अच्छा भोजन नहीं मिल पाया था। प्रश्न 4 चीनी अर्थव्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर चीनी अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। आज दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1980 के दशक तक चीन अपनी आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। 1980 के दशक के बाद चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी क्योंकि उसने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अब चीन की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 2010 की पहली छमाही के दौरान चीन की कुल विश्व निर्यात में 10% हिस्सेदारी थी जबकि भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.4% थी। जनसंख्या पर नियंत्रण वर्तमान में चीन जनसंख्या के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है, लेकिन अब वह अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में भारत जनसंख्या के मामले में चीन से भी आगे निकल जाएगा। एक पंचवर्षीय योजना रणनीति भारत की तरह चीन ने भी पंचवर्षीय योजना रणनीति अपनाई है। इसकी 12वीं योजना हाल ही में शुरू हुई है और इसकी अवधि 2011-2015 है। चीन की पहली योजना अवधि 1953-57 थी। योजना और आर्थिक सुधारों के सख्त क्रियान्वयन के माध्यम से चीन तेजी से आर्थिक विकास हासिल कर रहा है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघु उत्तर के प्रश्न। प्रश्न 1 एक देश के नागरिक दूसरे देशों की यात्रा क्यों करते हैं? उत्तर एक देश के नागरिक नौकरी की तलाश में व्यापार करने के लिए अध्ययन करने के लिए सरकारी कार्य आदि के लिए दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। वे पर्यटक के रूप में भी दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। प्रश्न 2 भारत और अन्य देशों के बीच आर्थिक संबंध का क्या अर्थ है? उत्तर भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच आर्थिक संबंध का अर्थ है कि भारतीय नागरिक विदेशी देशों के नागरिकों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान खरीदना और बेचना दोनों कर रहे हैं। भारतीय नागरिक नौकरी और व्यापार करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं तथा विदेशी नागरिक नौकरी और व्यापार आदि करने के लिए भारत आ रहे हैं। प्रश्न 3 बंद अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसका शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है।
प्रश्न 4, खुली अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर, खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसका कॉपी शेष विश्व के नंबर साथ आर्थिक संबंध होता नंबर है। प्रश्न 5, निर्यात क्या है? उत्तर, निर्यात घरेलू नागरिकों द्वारा विदेशी देश के नागरिकों को वस्तु और सेवाओं की बिक्री है। प्रश्न 6, आयात क्या है? उत्तर, आयात से तात्पर्य घरेलू नागरिकों द्वारा विदेशी देशों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से है। प्रश्न 7, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के विभिन्न देशों के नागरिकों के बीच होने वाला व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय है। प्रश्न 8, देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का परिवहन कैसे किया जाता है? उत्तर, अर्थव्यवस्था के अंदर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलगाड़ियों, ट्रकों आदि द्वारा ले जाया जाता है। प्रश्न 9, एक देश से दूसरे देश में माल का परिवहन कैसे किया जाता है? उत्तर, माल एक देश से दूसरे देश तक जहाजों, हवाई जहाजों द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रश्न 10, व्यापार के कोई 2 लाभ बताइए। उत्तर, आय व्यापार के माध्यम से लोगों को अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं। ई व्यापार नई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 11, भारत के व्यापारिक साझेदारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भारत के व्यापारिक साझेदारों से तात्पर्य उन देशों से है जिनके साथ भारत आयात निर्यात गतिविधियों में संलग्न है। प्रश्न 12, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताइए। उत्तर, आई इंजीनियरिंग सामान, ई हस्तशिल्प, ई रासायनिक एवं सभी संबद्ध उत्पाद, एफ रेडीमेड वस्त्र। प्रश्न 13, भारत द्वारा आयात की जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताइए। उत्तर, भारत आयात करता है आई पेट्रोलियम और स्नेहक, ई अलौह धातुएं, ई पूंजीगत सामान, विद्युत और गैर विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण और एक उर्वरक। प्रश्न 14, वैश्वीकरण क्या है? उत्तर, वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों के करीब आने की प्रक्रिया है। प्रश्न 15, इंटरनेट को परिभाषित करें। उत्तर, इंटरनेट को टेलीफोन लाइनों, रेडियो लिंक और उपग्रह लिंक से जुड़े लोगों के कंप्यूटरों के वैश्विक संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न 16, विभिन्न स्थानों और विभिन्न देशों में रहने वाले लोग एक दूसरे के करीब कैसे आए हैं? उत्तर, विभिन्न स्थानों और विभिन्न देशों में रहने वाले लोग व्यापार, परिवहन और संचार प्रणालियों के माध्यम से एक दूसरे के करीब आए हैं। प्रश्न 17, भारत और अमेरिका की एक सामान्य विशेषता बताइए। उत्तर, भारत और अमेरिका की एक सामान्य विशेषता यह है कि दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, अर्थात दोनों ही देशों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। प्रश्न 18, भारतीय अर्थव्यवस्था और चीनी अर्थव्यवस्था में से कौन सी अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से विकसित हुई है? उत्तर, चीनी अर्थव्यवस्था। प्रश्न 19, संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक बताइए। उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, तो प्रश्न तुम 20, उसका चादर अमेरिका में कितने छोटे व्यवसाय हैं? उत्तर, अमेरिका में 30 मिलियन छोटे व्यवसाय हैं। प्रश्न नहीं ना 21, जैसे वो विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से कितनी कंपनियां अमेरिका में हैं? उत्तर, लगभग 139 कंपनियां। प्रश्न 22, संयुक्त राज्य अमेरिका की किन्हीं 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। उत्तर, हाईफोर्ड मोटर्स, ई जनरल इलेक्ट्रिक और ई दीवार चिन्ह। प्रश्न 23, संयुक्त राज्य अमेरिका में किन्हीं 3 प्रमुख विनिर्माण उद्योगों के नाम बताइए। उत्तर, आई पेट्रोलियम, ई इस्पात और ई ऑटोमोबाइल। प्रश्न 24, अमेरिका के कितने प्रतिशत बच्चे पब्लिक स्कूलों में प्रवेश लेते हैं? उत्तर, लगभग 85%। प्रश्न 25, भारत के कितने प्रतिशत बच्चे पब्लिक स्कूलों में प्रवेश लेते हैं? उत्तर, लगभग 15%। प्रश्न 26, उस देश का नाम बताइए जो शेष विश्व से सबसे बड़ा आयातक है। उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 27, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा का नाम बताइए। उत्तर, अमेरिकी डॉलर। प्रश्न 28, अमेरिकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्यों है? उत्तर, अमेरिकी मुद्रा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है क्योंकि विश्व व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व के कारण ये लगभग हर जगह प्रचलित है। प्रश्न 29, क्या अमेरिका में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है? यदि हाँ, तो कितनी? उत्तर, हाँ। 2008 में अमेरिका की लगभग 16% आबादी को अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं था। 2010 में इसकी बेरोजगारी दर 9.9% थी। प्रश्न 30, वर्तमान में विश्व में चीनी अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है? उत्तर, चीनी अर्थव्यवस्था अब विश्व में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रश्न 31, चीन में किस प्रकार की सरकार है? उत्तर, चीन में लोकतंत्र या जनता का शासन नहीं है। प्रश्न 32, चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं, उनमें से किसी एक का नाम बताइए। उत्तर, एक बच्चे के मानदंड का परिचय। प्रश्न 33, भविष्य में जनसंख्या में चीन से आगे कौन निकल जाएगा? उत्तर, भारत भविष्य में जनसंख्या में चीन से आगे निकल जाएगा। प्रश्न 34, हाल ही में किस देश ने विनिर्माण के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? उत्तर, चीन। प्रश्न 35, चीन अपने औद्योगिकरण और सेवाओं के विकास के लिए विदेशी देशों से भारत की तुलना में अधिक धन क्यों आकर्षित कर रहा है? उत्तर, चीन अपने औद्योगिकरण और संसाधनों के विकास के लिए विदेशों से भारत की तुलना में अधिक धन आकर्षित कर रहा है क्योंकि वहां आर्थिक वातावरण बेहतर है। प्रश्न 36, सरकार के प्रकार के संदर्भ में भारत और चीन की तुलना करें। उत्तर, भारत में लोकतंत्र है जबकि चीन में लोकतंत्र या लोगों का शासन नहीं है। प्रश्न 37, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि के संदर्भ में भारत और चीन की तुलना कीजिए। उत्तर, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951-1956 थी, जबकि चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1953-1957 थी। प्रश्न 38, चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? उत्तर, चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2011-2015 है। प्रश्न 39, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
उत्तर, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007-2012 थी। प्रश्न 40, जनसंख्या की दृष्टि से भारत और चीन की तुलना कीजिए। उत्तर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है जबकि चीन पहले स्थान पर है। प्रश्न 41, 2010 की प्रथम छमाही के दौरान कुल विश्व निर्यात में हिस्सेदारी के संदर्भ में भारत और चीन की तुलना कीजिए। उत्तर, 2010 की प्रथम छमाही के दौरान कुल विश्व निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 10% थी, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 1.4% थी। प्रश्न 42, कृषि के संबंध में भारत की तुलना अमेरिका से करें। उत्तर, भारत की कृषि पिछड़ी हुई है जबकि अमेरिका की कृषि बहुत उन्नत है। प्रश्न 43, विकास के स्तर के संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना करें। उत्तर, भारत एक विकासशील देश है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश है। प्रश्न 44, भारत और अमेरिका में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक धनी काल है। उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 45, अमेरिका और भारत में से किस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता उच्च है। उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न 46, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई दो लाभ बताइए। उत्तर, लोग घरेलू और विदेशी दोनों वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। विभिन्न देशों के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न 47, चीन और भारत में से कौन सा देश जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासित है। उत्तर, भारत। प्रश्न 48, अमेरिका और चीन में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है। उत्तर, चीन। प्रश्न 49, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन में से कौन सा से एशियाई महाद्वीप का हिस्सा है। उत्तर, भारत और चीन एशियाई महाद्वीप का हिस्सा हैं। प्रश्न 50, भारत, चीन और अमेरिका में से किस देश का विश्व व्यापार में प्रभुत्व है। उत्तर, विश्व व्यापार में अमेरिका का प्रभुत्व है। लघु प्रकार के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, आर्थिक विकास के संदर्भ में भारत, चीन और अमेरिका की तुलना कीजिए। विकास का स्तर, पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी। उत्तर, भारत, चीन और अमेरिका के बीच तुलना। प्रश्न 2, भारत के निर्यात की प्रमुख वस्तुओं की सूची बनाइए। उत्तर, भारत से अन्य देशों को निम्नलिखित वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। कपड़ा एवं सिले सिलाए वस्त्र, अचार, सूती धागा, लौह यस्त्र, चमड़ा, और सब्जियां, इंजीनियरिंग सामान, हस्तशिल्प, रसायन एवं संबंधित। प्रश्न 3, उन देशों के नाम बताइए जिनको भारत माल निर्यात करता है। उत्तर, भारत निम्नलिखित देशों को माल निर्यात करता है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए, ईरान, यूएई, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश। प्रश्न 4, उन वस्तुओं के नाम बताइए जिन्हें भारत अन्य देशों से आयात करता है। उत्तर, आयातित वस्तुएं इस प्रकार हैं। स्नेहक और पेट्रोलियम, अलौह धातुएं, उर्वरक, विद्युत एवं गैर विद्युत मशीनरी, परिवहन उपकरण। प्रश्न 5, आजकल विश्व वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग आम हो गया है, क्यों। उत्तर, आजकल दुनिया में हर जगह आम इस्तेमाल होता है। इसका कारण स्पष्ट है कि आज टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल फोन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग अब मोबाइल फोन के जरिए बात कर सकते हैं और संपर्क में रह सकते हैं। आज हम भारत वेस्ट इंडीज क्रिकेट मैच को टेलीविजन पर लाइव देख सकते हैं। हम मोबाइल फोन के जरिए इंग्लैंड में अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम ईमेल भेज सकते हैं जो सेकंडों में हमारे दोस्त तक पहुंच सकता है। हम इंटरनेट के जरिए जर्मनी में बने किसी नए सामान का ऑर्डर दे सकते हैं और वह हमारे पास भारत में पहुंच जाएगा। पर्यावरण और सतत विकास, अध्याय 23, मॉड्यूल 8, समकालीन आर्थिक मुद्दे। पाठ्य पुस्तक प्रश्न हल। पाठ्य प्रश्न 23.1। प्रश्न 1, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर, पर्यावरण में पृथ्वी या उसके किसी क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी जीवित और निर्जीव चीजें शामिल हैं। प्रश्न 2, पर्यावरण के दो मुख्य घटकों के नाम बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। उत्तर, जैविक तत्व, अजैविक तत्व। प्रश्न 3, दो नवीकरणीय और दो अनवीकरणीय संसाधनों के नाम बताइए। उत्तर, एक नवीकरणीय संसाधन, वन और, जल, गैर नवीकरणीय संसाधन, पेट्रोलियम, कोयला। पाठगत प्रश्न 23.2। प्रश्न 1, प्रदूषक क्या है। उत्तर, प्रदूषक अपशिष्ट पदार्थ या पदार्थ है जो प्राकृतिक संसाधनों या पारिस्थितिकी तंत्र में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है। प्रश्न 2, वायु प्रदूषण के कोई दो स्रोत बताइए। उत्तर, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं। प्रश्न 3, जल प्रदूषण के दो हानिकारक प्रभाव बताइए। उत्तर, ये हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां पैदा करता है। ये जलीय जीवन को नष्ट करता है। प्रश्न 4, ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। उत्तर, अत्यधिक एवं अप्रिय पर्यावरणीय शोर जो मानव एवं पशु जीवन की गतिविधि या संतुलन को बाधित करता है, ध्वनि प्रदूषण है। पाठगत प्रश्न 23.3। प्रश्न 1, मृदा क्षरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर, मृदा अवक्रमण से तात्पर्य मृदा की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन या गड़बड़ी से है। प्रश्न 2, पर्यावरण क्षरण के विभिन्न प्रकार क्या हैं। उत्तर, मृदा क्षरण, आवास क्षरण। पाठगत प्रश्न 23.4। सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास पर्यावरण को संरक्षित करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि ये आवश्यकताएं न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पूरी की जा सकें। प्रश्न 2, पर्यावरण के सतत विकास के लिए उत्पादों के पुनर्चक्रण का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, हम वर्षा जल संचयन द्वारा वर्षा जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। टर्मिनल अभ्यास। प्रश्न 1, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर बताइए। प्रत्येक के कम से कम दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें नवीनीकृत किया जा सकता है।
नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरणों में जंगलों में पेड़ और समुद्र में मछलियां शामिल हैं। दूसरी ओर गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो समय के साथ उपयोग में आने पर समाप्त हो जाते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरणों में जीवाश्म ईंधन और खनिज जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस आदि शामिल हैं। प्रश्न 2। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण बताएं। उत्तर: हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कई समस्याएं भी सामने आई हैं। इन समस्याओं में वायु और जल प्रदूषण, मिट्टी और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और जीवाश्म ईंधन और खनिजों जैसे गैर नवीकरणीय संसाधनों का ह्रास शामिल है। प्रश्न 3। वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? वायु प्रदूषण के किन्हीं 3 प्रमुख स्रोतों के नाम बताएं। वायु प्रदूषण रसायनों, विशेष पदार्थ या जैविक सामग्रियों का वायुमंडल में प्रवेश है जो मानव या अन्य जीवित जीवों को नुकसान या असुविधा पहुंचाते हैं या प्राकृतिक पर्यावरण निर्मित पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषण के 3 प्रमुख स्रोत। वायु प्रदूषण के कई प्रमुख स्रोत हैं। उनमें से 3 इस प्रकार हैं। बिजली संयंत्रों, कारखानों, भट्टियों आदि से निकलने वाला धुआं। वाहनों और ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, जैसे कार, बस, बाइक, हवाई जहाज आदि। पेंट, वार्निश, एरोसोल स्प्रे और अन्य सॉल्वेंट से निकलने वाले धुएं। जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। जल जनित रोग उत्पन्न होते हैं। जल में उपस्थित रोगाणु अनेक जल जनित रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड आदि, जो मनुष्यों तथा जानवरों को प्रभावित करते हैं। जल के रसायन को प्रभावित करना। जल प्रदूषण जल के रसायन को प्रभावित करता है। जहरीले रसायनों सहित प्रदूषक पानी की अम्लता, चालकता और तापमान को बदल सकते हैं। प्राकृतिक खाद्य चक्र में गड़बड़ी। यह मछली, पक्षी, पौधे आदि जैसे जल आधारित पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवन को भी मारता है और इस प्रकार प्राकृतिक खाद्य चक्र को बाधित करता है, जो पारिस्थितिक तंत्र में अस्थिरता का कारण बनता है। प्रश्न 4। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताएं। इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं? उत्तर: जल प्रदूषण जल निकायों जैसे नदियां, महासागर और भूजल का प्रदूषण है, जो हानिकारक यौगिकों को हटाने के लिए पर्याप्त उपचार के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल निकायों में छोड़े गए प्रदूषकों द्वारा होता है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में औद्योगिक रसायन और अपशिष्ट, पोषक तत्व, अपशिष्ट जल, सीवेज आदि शामिल हैं। प्रश्न 5। ध्वनि प्रदूषण क्या है? इसके प्रमुख स्रोतों के नाम बताएं। उत्तर: ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक और अप्रिय पर्यावरणीय शोर है जो मानव या पशु जीवन की गतिविधि या संतुलन को बाधित करता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। वाहन यातायात, जैसे कार, बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी आदि। औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे पत्थर काटना, स्टील प्लेट बनाना, सिलाई, छपाई आदि। सड़क, पुल, भवन आदि का निर्माण कार्य। स्टीरियो, टेलीविजन आदि से आने वाले विभिन्न शोर। उपभोक्ता उत्पाद जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि। प्रश्न 6। मृदा क्षरण से क्या तात्पर्य है? इसके प्रमुख कारण क्या हैं? मृदा क्षरण के 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। उत्तर: मृदा क्षरण से तात्पर्य भूमि की गुणवत्ता में अवांछनीय या हानिकारक परिवर्तन या गड़बड़ी से है। मृदा क्षरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। अत्यधिक सिंचाई के कारण जल भराव। खेतों में पशुओं के अत्यधिक चरने से वनस्पति आवरण कम हो जाता है और मिट्टी का कटाव होने की संभावना बढ़ जाती है। क्षरण के 2 हानिकारक प्रभाव। इससे क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आती है। इससे पौधों और जानवरों की प्रजातियों में परिवर्तन होता है। प्रश्न 7। आवास क्षरण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कारण बताएं। आवास क्षरण के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? उत्तर: आवास क्षरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें आवास मानवीय गतिविधियों के कारण मूल जीवन को सहारा देने के लिए अपनी सामान्य कार्यप्रणाली या गुणवत्ता खो देते हैं। आवास क्षरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। वनों की कटाई और लकड़ी उद्योग के लिए लकड़ी का निष्कर्षण। वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। प्राकृतिक आवासों का शहरी विस्तार। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, जिसके कारण संपूर्ण वन रेगिस्तान में बदल सकते हैं। कटाई छंटाई और जलाओ कृषि पद्धतियां जहां जंगलों को जला दिया जाता है और राख को प्राकृतिक उर्वरक के रूप में उपयोग करके फसलें उगाई जाती हैं। आवास क्षरण के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन चक्र जैसी कई मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का नुकसान हुआ है। इससे जैव विविधता की हानि होती है और प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हो सकता है। इससे बाढ़ और सूखा, फसल विफलता, बीमारी फैलने और जल प्रदूषण जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्र की संवेदनशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसका कृषि भूमि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 8। संसाधनों के ह्रास से क्या तात्पर्य है? ऐसे 2 संसाधनों के उदाहरण दीजिए जिनके भंडार पिछले 100-150 वर्षों में तेजी से कम हो रहे हैं। उत्तर: संसाधनों की कमी। इसका तात्पर्य किसी क्षेत्र या क्षेत्र में कच्चे माल की कमी से है। संसाधनों की कमी का सबसे अधिक उपयोग खेती, मछली पकड़ने और खनन के संदर्भ में किया जाता है। संसाधनों के 2 उदाहरण जिनके भंडार घट रहे हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पिछले 100-150 वर्षों से तेजी से कम हो रहे हैं। प्रश्न 9। सतत विकास से क्या तात्पर्य है? 2 तरीके सुझाएं जिनसे हम सतत विकास में योगदान दे सकते हैं। उत्तर: सतत विकास संसाधनों के उपयोग का एक पैटर्न है जिसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि उनकी जरूरतें न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी पूरी हो सकें। दूसरे शब्दों में सतत विकास एक ऐसा विकास है जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों पहलुओं से समझौता किए बिना दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखता है।
सतत विकास में योगदान करने के दो तरीके। आई पुनर्चक्रण अर्थात पुनः उपयोग करना या पुनः प्रसंस्करण करना। ई उपभोग को हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित रखा जाना चाहिए। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों। प्रश्न 2, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उत्पन्न कोई दो समस्याएं बताइए। उत्तर, आई कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण। ई नदियों में बहाए गए सीवेज से हमारे पीने के पानी का प्रदूषण। प्रश्न 3, जब वस्तुओं, सेवाओं और संसाधनों की मांग बढ़ रही है तो संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, संसाधन समाप्त हो रहे हैं तथा अपूरणीय क्षति भी हो रही है। प्रश्न 4, हम प्रकृति को कैसे नष्ट करते हैं? उत्तर, हम प्रकृति को तब नष्ट करते हैं जब हम जंगलों को काटते हैं, हवा और नदियों को प्रदूषित करते हैं तथा धरती से खनिज निकालते हैं। प्रश्न 5, पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? उत्तर, पर्यावरण में पृथ्वी और उसके किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी जीवित और निर्जीव चीजें शामिल हैं। प्रश्न 6, सजीव तत्वों के कोई 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई पक्षी, ई पशु, ई पौधे और ए वन। प्रश्न 7, निर्जीव तत्वों के कोई 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई वायु, ई जल, ई चट्टानें, ए सूर्य। प्रश्न 8, जैविक तत्वों और अजैविक तत्वों के बीच अंतर बताएं। उत्तर, जैविक तत्व सजीव होते हैं जैसे पक्षी, जबकि अजैविक तत्व निर्जीव होते हैं जैसे वायु। प्रश्न 9, पर्यावरण के महत्व का एक बिंदु बताइए। उत्तर, पर्यावरण मनुष्य को विभिन्न संसाधन प्रदान करता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों। प्रश्न 10, नवीकरणीय संसाधन क्या है? उत्तर, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी समय के साथ आसानी से पूर्ति हो जाती है और इसलिए संसाधन के समाप्त होने की संभावना के बिना उनका उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न 11, नवीकरणीय संसाधनों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई जंगलों में पेड़, ई समुद्र में मछलियाँ। प्रश्न 12, गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है? उत्तर, गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो समय के साथ उपयोग में आने पर समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न 13, गैर नवीकरणीय संसाधनों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई कोयला, ई गैस। प्रश्न 14, इस अवधि में हमारे सभी वर्तमान ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाएंगे। उत्तर, लगभग 50-75 वर्ष के भीतर। प्रश्न 15, हानिकारक अपशिष्टों और उत्पादों को किसके द्वारा अवशोषित, साफ और पुनर्चक्रित किया जाता है? उत्तर, हानिकारक अपशिष्ट और उत्पादों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अवशोषित, साफ और पुनर्चक्रित किया जाता है। प्रश्न 16, पर्यावरण जीवन को कैसे बनाए रखता है? उत्तर, पर्यावरण जैव विविधता प्रदान करके जीवन को बनाए रखता है। प्रश्न 17, संसाधनों के तेजी से उपयोग के कारण पर्यावरण से जुड़ी कई समस्याएं सामने आई हैं। ऐसी किन 3 समस्याओं के नाम बताइए। उत्तर, आई वायु और जल का प्रदूषण, ई प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और ई गैर नवीकरणीय संसाधनों का ह्रास। प्रश्न 18, प्रदूषण शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रदूषण शब्द का तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन से है। प्रश्न 19, ई प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए। उत्तर, प्रदूषण सजीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्रश्न 20, प्रदूषण किस जीव के कारण होता है? उत्तर, प्रदूषण प्रदूषकों के कारण होता है। प्रश्न 21, प्रदूषक क्या है? उत्तर, प्रदूषक एक बेकार सामग्री या पदार्थ है जो प्राकृतिक संसाधनों या पारिस्थितिक तंत्र में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है। प्रश्न 22, प्रदूषकों के कोई 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई धुआं, ई वायुमंडल में धूल और जहरीली गैसें, ई जल में शहरों से आने वाला सीवेज। प्रश्न 23, वायु प्रदूषण क्या है? उत्तर, वायु प्रदूषण रसायनों, कण पदार्थ या जैविक सामग्रियों का प्रवेश है जो मानव या अन्य जीवित जीवों को नुकसान या असुविधा पहुंचाते हैं या प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न 24, प्रदूषित वायु में क्या शामिल है? उत्तर, प्रदूषित वायु में सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, विषैले रसायन और विशिष्ट पदार्थ शामिल हैं। प्रश्न 25, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष कितने लोग मरते हैं? उत्तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष 2.4 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। प्रश्न 26, वायु प्रदूषण और ऑटोमोबाइल दुर्घटनाओं में से प्रति वर्ष विश्व भर में अधिक मौतें किस कारण होती हैं? वायु प्रदूषण। प्रश्न 27, वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 4 बीमारियां बताइए। उत्तर, आई घबराहट, ई खांसी, ई सांस लेने में कठिनाई एवं मौजूदा श्वसन और हृदय संबंधी स्थितियों का बिगड़ना। प्रश्न 28, वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बुरे प्रभाव लिखिए। उत्तर, वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बुरे प्रभाव हैं। आई दवा की मात्रा में वृद्धि, ई डॉक्टर या आपातकालीन कक्ष में जाने की संख्या में वृद्धि, अधिक अस्पताल में भर्ती और प्रदूषण के स्रोतों को वर्गीकृत करें। उत्तर, आई कृत्रिम संसाधन। प्रश्न 30, संसाधनों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संसाधनों से तात्पर्य उन संसाधनों से है जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। प्रश्न 31, वायु प्रदूषण के कोई 2 प्रमुख कृत्रिम स्रोत बताइए। उत्तर, आई बिजली संयंत्रों, कारखानों, भट्टियों आदि से निकलने वाला धुआं, ई वाहनों और ऑटोमोबाइल जैसे कार, बस, बाइक, हवाई जहाज आदि का धुआं। प्रश्न 32, वायु प्रदूषण के कोई 2 प्रमुख प्राकृतिक स्रोत लिखिए। उत्तर, आई प्राकृतिक स्रोतों से धूल, आमतौर पर बंजर भूमि, ई पशुओं द्वारा भोजन के पाचन से उत्सर्जित मीथेन। प्रश्न 33, जल प्रदूषण क्या है? उत्तर, जल प्रदूषण जल निकायों में प्रदूषकों के प्रवेश से होने वाला प्रदूषण है जो हानिकारक यौगिकों को हटाने के लिए पर्याप्त उपचार के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल निकायों में छोड़ दिया जाता है। प्रश्न 34,
जल निकायों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जल निकायों का मतलब झीलें, नदियाँ, महासागर और भूजल है। प्रश्न 35, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताइए। उत्तर, आई औद्योगिक रसायन और अपशिष्ट, ई पोषक तत्व, ई अपशिष्ट जल, एफ सीवेज। प्रश्न 36, जल जनित कोई 3 रोग बताइए। उत्तर, आई हैजा, ई टाइफाइड, ई दस्त। प्रश्न 37, जल प्रदूषण के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। उत्तर, आई ये जल में रहने वाले जीवों को नष्ट कर देता है। ई ये प्राकृतिक खाद्य चक्र को बाधित करता है जिससे पारिस्थितिक तंत्र में अस्थिरता पैदा होती है। प्रश्न 38, जल प्रदूषण के कोई 2 प्रमुख स्रोत बताइए। उत्तर, आई टैंकरों और तेल रिगों से तेल रिसाव और रिसाव, ई कारखानों द्वारा जल निकायों में छोड़ा गया औद्योगिक अपशिष्ट। प्रश्न 39, ध्वनि प्रदूषण क्या है? उत्तर, ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक और अप्रिय पर्यावरणीय शोर है जो मानव या पशु जीवन के संतुलन की गतिविधि को बाधित करता है। प्रश्न 40, ध्वनि प्रदूषण के कोई 2 हानिकारक प्रभाव बताइए। उत्तर, आई अवांछित ध्वनि के रूप में ध्वनि प्रदूषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। ई इससे झुंझलाहट और आक्रामकता पैदा हो सकती है। प्रश्न 41, ध्वनि प्रदूषण के कोई 2 प्रमुख स्रोत बताइए। उत्तर, आई वाहन यातायात जैसे कार, बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी आदि, ई सड़क, पुल आदि का निर्माण कार्य। प्रश्न 42, 2 प्रकार के अपघटन बताइए। उत्तर, आई मृदा क्षरण तथा ई आवास क्षरण। प्रश्न 43, मृदा क्षरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मृदा अवक्रमण से तात्पर्य मृदा की गुणवत्ता में अवांछनीय या हानिकारक परिवर्तन या विनाश से है। प्रश्न 44, मृदा क्षरण का एक प्रतिकूल प्रभाव लिखिए। उत्तर, मृदा क्षरण से किसी क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आती है। प्रश्न 45, मृदा क्षरण के कोई 2 कारण बताइए। उत्तर, आई रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ई खेतों में पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। प्रश्न 46, प्रति वर्ष मृदा अपरदन से विश्व भर में कितनी क्षति होती है? उत्तर, विश्व भर में मृदा अपरदन से प्रति वर्ष लगभग $5,400 बिलियन 20 लाख रुपए करोड़ की क्षति होती है। प्रश्न 47, आवास क्षरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, आवास क्षरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें मानव गतिविधियों के कारण आवास अपने सामान्य कामकाज या मूल जीवन को सहारा देने की गुणवत्ता खो देते हैं। प्रश्न 48, आवास क्षरण का एक प्रतिकूल प्रभाव बताइए। उत्तर, आवास क्षरण के कारण उस क्षेत्र की वहन क्षमता कम हो जाती है, अर्थात उस क्षेत्र में किसी विशेष प्रजाति के जानवरों या पौधों की संख्या कम हो जाती है। प्रश्न 49, आवास क्षरण के कोई 2 प्रमुख कारण बताइए। उत्तर, आई वनों की कटाई और लकड़ी उद्योग के लिए लकड़ी निष्कर्षण, ई वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। प्रश्न 50, आर्थिक शब्द संसाधनों की कमी से क्या तात्पर्य है? उत्तर, आर्थिक शब्द संसाधनों की कमी से तात्पर्य किसी क्षेत्र या प्रदेश में कच्चे माल की कमी से है। प्रश्न 51, हमारे जीवन में अति आवश्यक कोई 4 संसाधन लिखिए। उत्तर, आई पेट्रोलियम, ई प्राकृतिक गैस, ई कोयला, एफ यूरेनियम। प्रश्न 52, सतत विकास क्या है? उत्तर, सतत विकास संसाधनों के उपयोग का एक पैटर्न है जिसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि ये आवश्यकताएं न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पूरी की जा सकें। प्रश्न 53, हम सतत विकास में कई तरीकों से योगदान दे सकते हैं, केवल एक तरीका बताइए। उत्तर, गैर नवीकरणीय संसाधनों के लिए विकल्प ढूंढना और नवीकरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। प्रश्न 54, हम वर्षा जल का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उत्तर, हम वर्षा जल संचयन द्वारा वर्षा जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 55, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें पुनर्चक्रित किया जा सकता है। उत्तर, आई प्लास्टिक, ई कागजात, ई पॉलीथीन, एफ कांच। प्रश्न 56, पर्यावरण की अवशोषण क्षमता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ है पर्यावरण की क्षरण को अवशोषित करने की क्षमता। प्रश्न 57, संसाधनों के दुरुपयोग के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, ई औद्योगिक अपशिष्टों को अवशोषित करने के लिए नदियों का उपयोग। प्रश्न 58, संसाधनों के अति उपयोग के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, आई जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक दोहन, ई वृक्षों की अत्यधिक कटाई। प्रश्न 59, जैव विविधता हानि से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जैव विविधता हानि से तात्पर्य वनों की कटाई के कारण पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के विलुप्त होने से है। प्रश्न 60, प्रदूषण कौन पैदा करता है? उत्तर, प्रदूषक प्रदूषण का कारण बनता है। प्रश्न 61, कुछ सामान्य प्रदूषकों के नाम लिखिए। उत्तर, वायुमंडल में धुआं, धूल और जहरीली गैसें तथा जल में औद्योगिक अपशिष्ट और शहरों से निकलने वाला मलमूत्र सामान्य प्रदूषक हैं। प्रश्न 62, उस प्रदूषण का नाम बताएं जो झुंझलाहट और आक्रामकता, उच्च रक्तचाप, उच्च तनाव स्तर, सुनने की हानि, नींद की गड़बड़ी आदि का कारण बनता है। उत्तर, ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न 63, कौन सा प्रदूषण हैजा, टाइफाइड, डायरिया आदि बीमारियों का कारण बनता है? उत्तर, जल प्रदूषण। प्रश्न 64, उस प्रदूषण का नाम बताइए जो सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट, खांसी और मौजूदा श्वसन और हृदय की स्थिति को खराब करता है। उत्तर, वायु प्रदूषण। प्रश्न 65, पेट्रोल और डीजल के विकल्प लिखिए। उत्तर, सीएनजी और एलपीजी पेट्रोल और डीजल के विकल्प हैं। प्रश्न 66, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन में से कौन सा भोजन पर्यावरण अनुकूल है? उत्तर, शाकाहारी भोजन। प्रश्न 67, वाहनों की चिमनियों और निकास पाइपों से निकलने वाले धुएं, शहरों और कस्बों से निकलने वाले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों को कौन अवशोषित करता है? उत्तर, पर्यावरण। प्रश्न 68, जंगली आग से निकलने वाले धुएं, कण पदार्थ और कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सा प्रदूषण होता है? उत्तर, वायु प्रदूषण। प्रश्न 69, ज्वालामुखीय गतिविधि से क्या उत्पन्न होता है? उत्तर, ज्वालामुखीय गतिविधि से सल्फर, क्लोरीन और राख कण उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 70, यदि वनों की कटाई की वर्तमान दर जारी रही तो 2030 तक के कितने प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वन बचे रहेंगे?
उत्तर, यदि वनों की कटाई की वर्तमान दर जारी रही तो 2030 तक दुनिया के उष्णकटिबंधीय वनों में से केवल 10% ही बचे रहेंगे। प्रश्न 71। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। ये परिभाषा दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर देती है। उनके नाम बताइए। उत्तर, प्राकृतिक संसाधन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी। सतत विकास एक दीर्घकालिक अवधारणा है। प्रश्न 72। समाप्त संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, पेट्रोलियम कोयला। प्रश्न 73। जल प्रदूषण का एक स्रोत बताइए। उत्तर, शहरों और कस्बों से सीवेज उपचार संयंत्रों और सीवेज पाइपों से निकलने वाला मल। प्रश्न 74। वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली किन्हीं दो गैसों के नाम बताइए। उत्तर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न 75। मानव सभ्यता की उन्नति का मानवीय आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। उत्तर, मानव सभ्यता की प्रगति के साथ साथ मानवीय इच्छाएं भी विस्तृत एवं विविध हुई हैं। प्रश्न 76। घरों से निकलने वाली कौन सी आवाजें ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं। उत्तर, घरों से आने वाले स्टीरियो, टेलीविजन और रेडियो के विभिन्न शोर ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्रश्न 77। कौन सी उपभोक्ता वस्तुएं ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं। उत्तर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्रश्न 78। कौन से तत्व भूमि के क्षरण का कारण बनते हैं। उत्तर, जलभराव और मृदा अपरदन के कारण जल का क्षरण होता है। लघु प्रकार के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1। जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण के कोई 3 स्रोत बताइए। उत्तर, जल प्रदूषण जल निकायों में प्रदूषकों के प्रवेश से होने वाला प्रदूषण है जो हानिकारक यौगिकों को हटाने के लिए पर्याप्त उपचार के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल निकायों में छोड़ दिया जाता है। जल प्रदूषण के 3 स्रोत शहरों और कस्बों से सीवेज उपचार संयंत्रों और सीवेज पाइपों से निकलने वाला रिसाव। कारखानों द्वारा जल निकायों में छोड़ा गया औद्योगिक अपशिष्ट। विद्युत संयंत्रों द्वारा ऊष्मा या रेडियोधर्मी जल का उत्सर्जन। प्रश्न 2। हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि से संसाधन कैसे प्रभावित होते हैं। उत्तर, आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना आवश्यक हो जाता है। अधिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, अधिक संसाधनों का उपयोग होता है, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का ह्रास होता है। प्रश्न 3। जल प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक क्यों है। या जल प्रदूषण के कोई 2 हानिकारक प्रभाव बताइए। उत्तर, जल प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से मानव के लिए हानिकारक है। हैजा, टाइफाइड, डायरिया जैसी अनेक बीमारियां जल प्रदूषण के कारण होती हैं। जल प्रदूषण पानी के रसायन विज्ञान को प्रभावित करता है। जहरीले रसायनों सहित प्रदूषक पानी की अम्लता, चालकता और तापमान को बदल सकते हैं। यह मछली, पक्षी, पौधे आदि जैसे जल आधारित पारिस्थितिक तंत्रों में रहने वाले जीवन को भी नष्ट कर देता है और इस प्रकार प्राकृतिक खाद्य चक्र को बाधित करता है, जिससे पानी में अस्थिरता पैदा होती है। प्रश्न 4। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक क्यों है। उत्तर, ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से मानव के लिए हानिकारक है। अवांछित ध्वनि के रूप में ध्वनि प्रदूषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे झुंझलाहट और आक्रामकता, उच्च रक्तचाप और उच्च तनाव का स्तर पैदा हो सकता है। इससे नींद में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इससे सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इससे रक्तचाप बढ़ सकता है। प्रश्न 5। वायु प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक क्यों है। उत्तर, वायु प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से मानव के लिए हानिकारक है। वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इससे मौजूदा श्वसन और हृदय संबंधी स्थिति बिगड़ सकती है। इससे घरघराहट और खांसी हो सकती है। प्रश्न 6। ध्वनि प्रदूषण के कोई 4 स्रोत बताइए। उत्तर, ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के कई स्रोत हैं। उनमें से 4 नीचे बताए गए हैं। वाहन यातायात, जैसे कार, बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी आदि। सड़क, पुल, भवन आदि का निर्माण कार्य। घर से आने वाली विभिन्न आवाजें, जैसे स्टीरियो, टेलीविजन आदि। उपभोक्ता उत्पाद, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि। प्रश्न 7। पुनर्चक्रण को समझाइए। उत्तर, पुनर्चक्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी प्रयुक्त संसाधन का कई बार उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। कागज बनाने के लिए हमें लकड़ी की लुगदी की आवश्यकता होती है। हमें लकड़ी की लुगदी पेड़ों से मिलती है। इसलिए प्रयुक्त कागज को पुनर्चक्रित करके हम पेड़ों को कटने से बचाने में योगदान दे सकते हैं। उसी तरह हम वर्षा जल संचयन द्वारा वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 8। बताइए निम्नलिखित में से कौन से जैविक तत्व और कौन से अजैविक तत्व हैं। पक्षी, पशु, वायु, पौधे, चट्टानें, द्रवी, जल और वन। उत्तर, जैविक तत्व, पक्षी, पशु, पौधे और वन। अजैविक तत्व, वायु, जल, चट्टानें और सूर्य। प्रश्न 9। बताइए कि कौन से संसाधन नवीकरणीय हैं और कौन से गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, जंगलों में पेड़, प्राकृतिक गैस, कोयला तथा समुद्र में मछलियां। उत्तर, नवीकरणीय संसाधन, जंगलों में पेड़, समुद्र में मछलियां। गैर नवीकरणीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। प्रश्न 10। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के स्रोत नीचे दिए गए हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण रखें। कीटनाशक और उर्वरक जैसे रसायन तथा खेती और अन्य कृषि गतिविधियों से निकलने वाली ज्वालामुखी गतिविधि जो सल्फर, क्लोरीन और राख कणों का उत्पादन करती है।
कारखानों द्वारा जल निकायों में छोड़ा गया औद्योगिक अपशिष्ट। वाहन यातायात जैसे कार, बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी आदि। शहरों और कस्बों से सीवेज उपचार संयंत्रों और सीवेज पाइपों से निकलने वाला मलजल। वाहनों और ऑटोमोबाइल जैसे कार, बस, बाइक, हवाई जहाज आदि का धुआं। घरों से आने वाली विभिन्न आवाजें जैसे स्टीरियो, टेलीविजन आदि। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कीटनाशक और उर्वरक जैसे रसायन तथा खेती और कृषि गतिविधियों से निकलने वाली कारखानों द्वारा जल निकायों में छोड़ा गया औद्योगिक अपशिष्ट। वाहन यातायात जैसे कार, बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी आदि। वाहनों और ऑटोमोबाइल जैसे कार, बस, बाइक, हवाई जहाज आदि का धुआं। शहरों और कस्बों से सीवेज उपचार संयंत्रों और सीवेज पाइपों से निकलने वाला मलजल। घरों से आने वाले विभिन्न स्रोत जैसे स्टीरियो, टेलीविजन आदि। ज्वालामुखीय गतिविधि जो सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन और राखनों का उत्पादन करती है। प्रश्न 11, किस प्रकार का प्रदूषण निम्नलिखित बीमारियों समस्याओं का कारण बनता है? सांस लेने में कठिनाई, घबराहट, सुनने की क्षमता में कमी, उच्च तनाव स्तर, दस्त, मौजूदा श्वसन और हृदय संबंधी स्थितियों का बिगड़ना, झुंझलाहट और आक्रामकता, नींद में गड़बड़ी, टाइफाइड। उत्तर, समस्या के कारण, सांस लेने में कठिनाई, वायु प्रदूषण, हैजा, जल प्रदूषण, घबराहट, वायु प्रदूषण, सुनने की क्षमता में कमी, ध्वनि प्रदूषण, उच्च तनाव स्तर, ध्वनि प्रदूषण, दस्त, जल प्रदूषण, मौजूदा श्वसन और हृदय संबंधी स्थितियों का बिगड़ना, वायु प्रदूषण, झुंझलाहट और आक्रामकता, ध्वनि प्रदूषण, नींद में खलल, ध्वनि प्रदूषण, टाइफाइड, जल प्रदूषण। प्रश्न 12, प्राकृतिक संसाधनों के अतिप्रयोग और दुरुपयोग के उदाहरण निम्नलिखित हैं। बताइए कि कौन सा से उदाहरण अतिप्रयोग का है और कौन सा से उदाहरण प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग का है। घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, ईंधन का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक वनों की कटाई, औद्योगिक संसाधनों को अवशोषित करने के लिए नदियों का उपयोग। उत्तर, समस्या ग्रोथ का नाम के कारण, घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, संसाधनों का दुरुपयोग, ईंधन का अत्यधिक दोहन, संसाधनों का अतिप्रयोग, अत्यधिक वनों की कटाई, संसाधनों का अतिप्रयोग, औद्योगिक संसाधनों को अवशोषित करने के लिए नदी का उपयोग, संसाधनों का दुरुपयोग। प्रश्न 13, प्रतिस्थापन क्या है? पर्यावरणीय समस्याओं को रोकने में कैसे मदद करता है? उत्तर, प्रतिस्थापन का अर्थ है किसी ऐसे वैकल्पिक संसाधन का उपयोग करना जो दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन के बजाय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। प्रतिस्थापन से दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन की बचत होती है। आज पेट्रोल और डीजल के कई विकल्प हैं जिनका उपयोग वाहन चलाने के लिए किया जा सकता है। सीएनजी, एलपीजी और इथेनॉल दुर्लभ पेट्रोल और डीजल की जगह लेते हैं जिनके स्टॉक सीमित हैं। प्रश्न 14, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उत्तर, ग्लोबल वार्मिंग ये पर्यावरण प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण वैश्विक को संदर्भित करता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण सतह लगातार गर्म होती जा रही है। उपभोक्ता जागरूकता, अध्याय 24, मॉड्यूल 8, समकालीन आर्थिक मुद्दे। पाठ्य पुस्तक प्रश्न हल। पाठ्य प्रश्न 24.1। प्रश्न 1, उपभोक्ता कौन नहीं है? उत्तर, यदि कोई व्यक्ति पुनर्विक्रय के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है तो वह उपभोक्ता नहीं है। प्रश्न 2, उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद की खरीद पर बिल क्यों लेना चाहिए? व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। उत्तर, उपभोक्ता को किसी भी उत्पाद की खरीद पर बिल अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यदि उपभोक्ता को उत्पाद में कोई खराबी लगती है जिसके लिए वह शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उसे न्यायालय में बिल प्रस्तुत करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उत्पाद पर कर का भुगतान सरकार को कर दिया गया है। प्रश्न 3, वट क्या है? उत्तर, मूल्यवर्धित कर। पाठ्य प्रश्न 24.2। प्रश्न 1, सी बी ए ई सी ए और एस डब्ल्यू एम ए के पूर्ण रूप बताइए। उत्तर, संक्षेपाक्षर, पूर्ण प्रबंध, सीपीए 1, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2, ईसीए 2, आवश्यक वस्तु अधिनियम 3, एसडब्ल्यूएमए 3, माप और माप मानक अधिनियम। प्रश्न 2, कोई विदेशी एजेंसी भारत में अपना उत्पाद कैसे बेच सकती है? उत्तर, भारत में एक कार्यालय खोलकर। पाठागत प्रश्न 24.3। प्रश्न 1, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उपभोक्ता शिकायतों से निपटने वाली सरकारी परिषदों के नाम बताइए। उत्तर, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद सीसीपीसी, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। प्रश्न 2, राष्ट्रीय स्तर, राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतों के नाम बताइए। उत्तर, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता निपटान निवारण आयोग, जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम। प्रश्न 3, उपभोक्ता अदालत में शिकायत कब दर्ज की जा सकती है? उत्तर, वस्तु की खरीद की तारीख से 2 वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज की जा सकती है। पाठ्य प्रश्न 24.4। प्रश्न 1, निम्नलिखित के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए उचित उपभोक्ता अधिकार का उल्लेख करें। कोई व्यक्ति पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खाने के बाद बीमार पड़ जाता है। उत्तर, सुरक्षा का अधिकार, विक्रेता द्वारा क्रेता को एक निश्चित ब्रांड का माल खरीदने के लिए बाध्य करना तथा अन्य प्रकार का माल न दिखाना। उत्तर, चुनने का अधिकार, समीर एक कंप्यूटर खरीदना चाहता है और विक्रेता से उसका सटीक कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहता है। उत्तर, सूचना का अधिकार, रेखा को एक विक्रेता ने धोखा दिया है और वह शिकायत दर्ज कराना चाहती है। वह शिकायत दर्ज कराना चाहती है। उत्तर, सुनवाई का अधिकार,
रेशमा स्थानीय अस्पताल के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में गलत निदान के लिए मुआवजे की मांग करने गई है, जिसके लिए उसे अनावश्यक रूप से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े। उत्तर, निवारण पाने का अधिकार। भी आपने दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर पुस्तिका देने का अनुरोध किया है। उत्तर, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। पाठागत प्रश्न 24.5। प्रश्न 1, निम्नलिखित मामलों में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आप क्या करेंगे? कब उपलब्ध कई ब्रांडों में से एक इलेक्ट्रिक आयरन खरीदना? कब आप ब्रेड और फल जैम खरीद रहे हैं? कब विक्रेता आपको सामान पॉलीथीन पैकेट में देता है? उत्तर, मामला किया गया। कब उपलब्ध कई ब्रांडों में से एक इलेक्ट्रिक आयरन खरीदना? कब यह ISI मार्क जैसे गुणवत्ता आश्वासन सील की तलाश करेगा? कब आप ब्रेड और फल जैम खरीद रहे हैं? कब मैं खरीदारी से पहले समाप्ति तिथि की जांच करूंगा? कब विक्रेता आपको सामान पॉलीथीन के पैकेट में देता है? कब मैं प्लास्टिक बैग के लिए नहीं कहूंगा और कपास या जूट बैग की मांग करूंगा? प्रश्न 2, उपभोक्ता शिकायतों के संबंध में न्याय मिलने में देरी के 2 कारण बताएं। उत्तर, उपभोक्ता शिकायतों के संबंध में न्याय मिलने में देरी के 2 कारण निम्नलिखित हैं। बार स्थगन। इन सरकारों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी। टर्मिनल अभ्यास। प्रश्न 1, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, निम्नलिखित कारणों से उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता है। बाजार में वस्तुओं की बहुत अधिक संख्या और विविधता है। आज बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की बहुत अधिक संख्या है। वस्तुओं के उत्पादों और विक्रेताओं की संख्या में भी कई गुना वृद्धि है। इसलिए ये जानना बहुत मुश्किल है कि असली उत्पादक या विक्रेता कौन है। उत्पादकों और विक्रेताओं के बीच भौतिक दूरी में वृद्धि। उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उपभोक्ताओं और उत्पादकों विक्रेताओं के बीच भौतिक दूरी बढ़ गई है। बिना बिल के सामान खरीदना। कई बार ऐसा भी होता है कि उपभोक्ता बिना बिल के सामान और सेवाएं खरीद लेते हैं, जो शिकायत दर्ज करने और यह प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है कि सरकार को वैट का भुगतान किया गया है। उपभोक्ता एकजुट नहीं है। उत्पादक इसलिए मजबूत हो गए हैं क्योंकि वे एकजुट हैं, लेकिन उपभोक्ता अभी भी कमजोर और असंगठित हैं। नतीजतन खरीदार आश्रित हैं और अक्सर धोखा खाते हैं। निर्देश और समाप्ति तिथि। उपभोक्ता उत्पाद पर लिखे निर्देशों जैसे समाप्ति तिथि और उत्पाद के उपयोग की विधि पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न 2, एक पीड़ित उपभोक्ता के रूप में आपको शिकायत दर्ज करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, एक पीड़ित उपभोक्ता के रूप में मैं शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाऊंगा। मैं उचित श्रेणी का चयन करूंगा जिसके अंतर्गत मैं शिकायत दर्ज कर रहा हूँ। मैं शिकायत की प्रकृति को सरल शब्दों में समझाऊंगा। मैं अपना दोष तथा वांछित उपचार बताऊंगा। मैं आवश्यक बिल सहित संलग्न करूंगा। मैं पूरे सेट की 3 प्रतियां बनाऊंगा। प्रश्न 3, भारत में उपभोक्ता निवारण प्रणाली का वर्णन करें। उत्तर, भारत में उपभोक्ता निवारण प्रणाली उपभोक्ता शिकायतों और विवादों से निपटने के लिए 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र है। जिला फोरम जो उन सभी शिकायतों पर विचार करता है जहां माल या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है। राज्य आयोग ऐसे मामलों से निपटता है जहां मुआवजे का मूल्य या दावा 20 लाख रुपए से अधिक है, लेकिन 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। राष्ट्रीय आयोग जो 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सभी मामलों को लेता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार राहत 90 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए और यदि कोई उपभोक्ता जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य आयोग के समक्ष इसे चुनौती दे सकता है। यदि उपभोक्ता राज्य आयोग के आदेश से भी संतुष्ट नहीं है तो वह राष्ट्रीय आयोग में जा सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि दोष उत्पन्न होने के 2 वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। प्रश्न 4, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान बताएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं। उपभोक्ताओं को यह निर्णय लेने की अनुमति है कि वे कहां शिकायत निवारण चाहते हैं। कोई कंपनी केवल न्यायालय में ही मुकदमा चलाए जाने पर जोर नहीं दे सकती। उपभोक्ताओं को किसी कंपनी के सेवा प्रदाताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी विक्रय व्यक्तियों जैसे बैंक, बीमा कंपनी आदि को देने की अनुमति है। रियल एस्टेट डेवलपर्स को व्यापारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर उपभोक्ता अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। इंटरनेट या टेलीमार्केटिंग पर ई-कॉमर्स साइटों के माध्यम से काम करने वाली विदेशी एजेंसियों को तब तक अपने उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं है जब तक कि उनका भारत में कार्यालय न हो। उन्हें खरीद से पहले माल का निरीक्षण करवाना होगा या 30 दिनों के भीतर माल वापस करना होगा। राज्य सरकार के डाक एवं दूरसंचार विभाग, पासपोर्ट कार्यालय, नगरपालिका सेवाएं, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, CGHS और रेलवे जैसे अधिकारी और हितधारक इस अधिनियम से छूट की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उन्हें मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न 5, भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों पर संक्षेप में चर्चा करें। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के तहत स्थापित उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है जो घटिया उत्पादों से निर्मित हैं या सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं है और गंभीर चोट का कारण बन सकती है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जाता है कि उन्हें ऐसे विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जो इसी चिन्हित हो क्योंकि यह ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा करने का आश्वासन होगा। सूचना का अधिकार। RTI उपभोक्ता को उस उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिसे वह खरीदना चाहता है, जिसमें उसके घटक, निर्माण की तारीख, मूल्य, मात्रा, उपयोग के निर्देश आदि शामिल हैं। यही कारण है कि भारत में कानूनी ढांचे के तहत निर्माताओं को उत्पाद के पैकेज और लेबल पर ऐसी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
दौड़ने चुनने का भागने अधिकार वाला उपभोक्ता को काम प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों में से चुनने की वो स्वतंत्रता है। समझा नहीं था। इसका तात्पर्य यह है कि विपणन को गुणवत्ता, ब्रांड, मूल्य, भाई आकार आदि एक के संदर्भ में मतलब उत्पादों की एक विस्तृत बहुत विविधता प्रदान लेजी करनी था, चाहिए और उपभोक्ता को इनमें से चुनने की उसको अनुमति जहाँ देनी खड़ा चाहिए। कर दो वहीं रहता घर। निवारण पाने का जीरो से अधिकार कहते यदि उत्पाद या कैसे सेवा कहते उसकी हैं अपेक्षाओं से उसका? कम है तो उपभोक्ता को राहत पाने का अधिकार है। भाग जाता हाँ। था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को कई तरह की राहत प्रदान करता है, जिसमें उत्पाद का प्रतिस्थापन, उत्पाद में दोष को दूर करना, उपभोक्ता को हुए किसी नुकसान या चोट के लिए मुआवजा देना शामिल है। बैठने वाला सुनवाई का सीट अधिकार उससे उपभोक्ता को करा शिकायत है, दर्ज करने दौड़ने और वाला किसी सीट वस्तु या दूसरे सेवा से से। असंतुष्ट होने पर सुनवाई का अधिकार है। हाँ, इसी कारण से कई प्रबुद्ध व्यापारिक फर्मों ने अपने स्वयं के उपभोक्ता सेवा और शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार उपभोक्ता को ज्ञान प्राप्त करने और जीवन भर अच्छी तरह से सूचित रहने का अधिकार है। उन्हें अपने अधिकारों और किसी उत्पाद या सेवा के उसकी अपेक्षाओं से कम होने की स्थिति में उपलब्ध राहत के बारे में पता होना चाहिए। प्रश्न 6, एक जिम्मेदार उपभोक्ता के रूप में आपको क्या करना चाहिए? उत्तर, एक उपभोक्ता के कर्तव्य जिम्मेदारी। एक जिम्मेदार उपभोक्ता के रूप में मुझे निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। आय खरीद का बिल मानना, मैं वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के बाद बिल मानूंगा। बिल खरीद का सबूत है और अगर मैं वस्तु खरीदने के बाद ठगा हुआ महसूस करता हूं तो न्याय पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल के माध्यम से मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सरकार को उत्पाद पर कर प्राप्त हो। मानक सामान खरीदना, मैं केवल मानक सामान ही खरीदूंगा क्योंकि वे गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करते हैं। बाल बच्चा है। मैं बिजली के सामान पर इसी मार्क, खाद्य उत्पादों पर एफपीओ मार्क और आभूषण आदि पर हॉलमार्क देखूंगा। विज्ञापनों से गुमराह न हो। विज्ञापन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं और अगर हम कोशिश भी करें तो हम उनसे बच नहीं सकते हैं। कंपनियां ग्राहकों को गुमराह करने के लिए सिर्फ वही हिस्सा छापती हैं जो ध्यान आकर्षित करता है। दूसरा मैं इस बारे में सावधान रहूंगा। घर एक हरित उपभोक्ता बनना, ये केवल उन्हीं उत्पादों का उपभोग करेगा जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। अपने अधिकारों का प्रयोग, मैं एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करूंगा। प्रश्न 7, भारत में उपभोक्ता आंदोलन के सामने आने वाली दो प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत में उपभोक्ता आंदोलन के सामने दो प्रमुख चुनौतियां। भारत में उपभोक्ता आंदोलन कई प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है। उनमें से दो का विवरण नीचे दिया गया है। ग्रामीण भारत में उपभोक्ता जागरूकता, भारत में ग्रामीण उपभोक्ता आमतौर पर अज्ञानी और निरक्षर होते हैं, इसलिए निर्माताओं, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं द्वारा उनका शोषण किया जाता है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को नकली ब्रांड, नकली शराब, वारंटी और गारंटी की कमी, नकल, अनुचित मूल्य, किस्मों की कमी आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता को और अधिक गंभीरता से फैलाने की आवश्यकता है। न्याय मिलने में देरी, भारत में उपभोक्ता आंदोलन के सामने दूसरी चुनौती न्याय मिलने में देरी है। हम जानते हैं कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। सिविल न्यायालयों के विपरीत उपभोक्ता न्यायालय अर्ध न्यायिक निकाय हैं जिन्हें शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए एक सरल संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है। हालांकि बार-बार स्थगन, राज्य सरकार की ओर से न्यायाधीशों के पद को भरने में देरी और अनावश्यक तकनीकी बातें उपभोक्ताओं के लिए न्याय की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। देरी अक्सर कानून के सार को खत्म कर देती है। डॉगी का परीक्षा के लिए कुछ नाम रखा है, महत्वपूर्ण कितना प्रश्न। अच्छा तो डॉगी अति नाम। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, डॉगी कितना अच्छा है, मार्क और कुत्ता आईएसआई खराब में से भले लगा विद्युत लेकिन वस्तुओं में डॉगी प्रयुक्त नहीं गुणवत्ता खराब। प्रमाणन चिन्ह कौन सा या है? फिर डॉग। उत्तर, आईएसआई विद्युत वस्तुओं में प्रयुक्त गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह। एफपीओ, एक मार्क और हॉलमार्क में से कृषि उत्पादों के मामले में प्रयुक्त गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह कौन सा है? उत्तर, एक मार्क। प्रश्न 3, हॉलमार्क, एक मार्क और आईएसआई में से कौन सा मानक चिन्ह आभूषणों पर मुद्रित होता है? उत्तर, इसका हॉलमार्क। नाम क्या प्रश्न है? 4, आपके कुत्ते का नाम जिला क्या फोरम है? में शिकायत तब की जा सकती है जब संबंधित वस्तु या सेवाओं का मूल्य तथा दावा किया गया मुआवजा अंडरस्कोर हो। अब 20 लाख रुपए से जेनिफर अधिक, नाम था। खब 20 लाख रुपए से अधिक जेनिफर। नहीं, अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक, खब 20 लाख रुपए से अधिक परंतु 1 करोड़ से अधिक नहीं। हाँ, बिल्ली का उत्तर, नाम है। 20 लाख रुपए से अधिक नहीं। जीनियस। प्रश्न 5, जीनियस। चुनने के अधिकार और सुनवाई के अधिकार में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करने और वस्तुओं और सेवाओं से असंतुष्ट होने की स्थिति में सुनवाई का अधिकार देता है? दांत उत्तर, लेकर सुनवाई के अधिकार के अंतर्गत। बैठो प्रश्न 6, बैठ जा बजाज ऑटो लिमिटेड ने लिमिटेड से 5 करोड़ बैठ रुपए की मशीनरी खरीदी और माया की उसने खाली खराबी नाश्ता है। देखते रहो। कई शिकायतों के बावजूद खराबी को ठीक नहीं किया गया। बजाज पिया लिमिटेड को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 3 स्तरीय मशीनरी में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए उपयुक्त मंच सुझाएं। बैठो राष्ट्रीय क्या आयोग। देख रहे प्रश्न हो? 7, ऋषि अरोड़ा ने 50 लाख रुपए में एक मकान खरीदा और पाया कि यह तय कीमत से अलग है। अगर तुम ऐसे वह से अपना करके पैसा ना वापस चाहता है। सूद गेली उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 3 स्तरीय तंत्र में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी का सुझाव दें। उत्तर, राज्य आयोग। प्रश्न 8, हाथ दे दो। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत कौन सा चिन्ह जारी किया जाता है? उत्तर, आईएसआई मार्क। प्रश्न 9, 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लिए उपभोक्ता को राहत अनुदान के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? उत्तर, राष्ट्रीय आयोग। प्रश्न 10, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वोच्च संस्था का नाम बताइए। उत्तर, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। प्रश्न 11, उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है? उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र एवं सस्ते निवारण के माध्यम से उनके हितों की रक्षा करना एवं उन्हें बढ़ावा देना। प्रश्न 12, शिकायत कितने समय के भीतर दर्ज की जानी चाहिए? उत्तर, शिकायत कार्रवाई के दिन से 2 वर्ष के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। प्रश्न 13, मोहित ने डोमेस्टिक कूलिंग लिमिटेड के खिलाफ जिला फोरम में मामला दायर किया, लेकिन वह जिला फोरम के आदेशों से संतुष्ट नहीं था। वह जिला फोरम के निर्णयों के खिलाफ आगे कहां अपील कर सकता है? उत्तर, मोहित जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील कर सकता है। प्रश्न 14, मीठा पॉन्ड उत्पादों का एक खाद्य पैकेट खरीदना चाहती है।
एक जागरूक ग्राहक के रूप में वह जिस खाद्य उत्पाद को खरीदने की योजना बना रही है उसकी गुणवत्ता के बारे में वह कैसे सुनिश्चित हो सकती है? उत्तर, वह एफपीओ मार्क देखकर खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त हो सकती है। प्रश्न 15। अनीता ने राष्ट्रीय आयोग में महारानी लिमिटेड के खिलाफ मामला दायर किया, लेकिन वह राष्ट्रीय आयोग के आदेशों से संतुष्ट नहीं थी। वह राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के खिलाफ किस प्राधिकारी के पास अपील कर सकती है? उत्तर, वह राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। प्रश्न 16। हरीश ने अपने बेटे के लिए सेठी मेडिकल स्टोर से एक दवा खरीदी जिसे तेज बुखार था। दवा देने के बाद भी उसके बेटे की हालत में सुधार नहीं हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने हरीश को बताया कि उसके बेटे को दी गई दवा नकली थी। हरीश ने इसकी शिकायत सेठी मेडिकल स्टोर से की। परिणामस्वरूप सेठी मेडिकल स्टोर्स ने निर्माता के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। क्या सेठी मेडिकल स्टोर्स ऐसा कर सकता है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। उत्तर, नहीं, सेठी मेडिकल स्टोर्स निर्माता के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज नहीं कर सकता क्योंकि वह उपभोक्ता नहीं है। प्रश्न 17। निर्माताओं को उत्पाद के पैकेज और लेबल पर निम्नलिखित जानकारी क्यों प्रदान करनी होती है? आई विनिर्माण तिथि, ई मूल्य, ई मात्रा, एवं समाप्ति तिथि। उत्तर, क्योंकि उपभोक्ता को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न 18। किसी उत्पाद को खरीदते समय उपभोक्ता को लेबल को ध्यान से क्यों पढ़ना चाहिए? उत्तर, उपभोक्ता को कीमत, शुद्ध वजन, विनिर्माण और समाप्ति तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लेबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्न 19। प्रभाकर ने भारत इलेक्ट्रिकल्स से इसी मार्क वाला इलेक्ट्रिक आयरन खरीदा। इस्तेमाल करते समय उसने पाया कि यह ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसने विक्रेता से संपर्क किया और इसकी शिकायत की। विक्रेता ने प्रभाकर को यह कहकर संतुष्ट किया कि वह निर्माता से इस आयरन को बदलने के लिए कहेगा। निर्माता ने इसे बदलने से इनकार कर दिया और भारत इलेक्ट्रिकल ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। क्या भारत इलेक्ट्रिकल्स ऐसा कर सकता है? अपने उत्तर के समर्थन में उत्तर दीजिए। उत्तर, नहीं, क्योंकि भारत इलेक्ट्रिकल्स उपभोक्ता नहीं है। प्रश्न 20। रेनू ने ग्रामा स्टोर से कुछ घरेलू सामान खरीदा। घर पहुंचने पर उसे एक फेस क्रीम मिली जिसका बिल था। एक्सपायरी डेट और अन्य विवरण देखने के बाद उसने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्रीम के इस्तेमाल से उसका चेहरा जल गया। रेनू को शिकायत कहाँ दर्ज करानी चाहिए? उत्तर, राम किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास खरीद का सबूत यानी कैश मेमो नहीं है। प्रश्न 21। कृष्ण, जो शाकाहारी था, फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए स्नैक बार में गया। बाद में उसे पता चला कि उसमें मांसाहारी सामग्री थी। न तो विज्ञापन में और न ही उत्पाद की पैकिंग में यह दर्शाया गया था कि उत्पाद में मांसाहारी सामग्री है। क्या कृष्ण मुआवजा मान पाएगा? उपभोक्ता के किस अधिकार का उल्लंघन किया गया है? उत्तर, हाँ, कृष्ण मुआवजे का दावा कर सकेंगे। यहाँ सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। प्रश्न 22। कौन सा उपभोक्ता अधिकार यह सुझाव देता है कि उपभोक्ता को उसके अधिकारों और उपलब्ध उपायों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए? उत्तर, शिक्षा का अधिकार। प्रश्न 23। कौन सा उपभोक्ता अधिकार यह सुझाव देता है कि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो? उत्तर, चुनने का अधिकार। प्रश्न 24। रमेश साबुन खरीदने के लिए एक दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने रमेश की इच्छा की परवाह किए बिना उसे विभिन्न ब्रांडों में से एक विशेष ब्रांड का साबुन खरीदने के लिए मजबूर किया। एक उपभोक्ता के रूप में रमेश के किस अधिकार का शोषण किया गया है? उत्तर, चुनने का अधिकार। प्रश्न 25। दोषपूर्ण उत्पाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए खरीद के प्रमाण के रूप में क्या काम किया जा सकता है? उत्तर, कैश मेमो। प्रश्न 26। मैंने अखबार में घरेलू स्त्री का विज्ञापन देखा और दुकानदार को उसे खरीदने का आदेश दिया। ग्राहक के रूप में मेरी क्या जिम्मेदारियां होंगी ताकि दुकानदार मेरा शोषण न करे? ऐसी कोई 2 जिम्मेदारियां बताएं। उत्तर, आई, मुझे कैश मेमो अर्थात खरीद का प्रमाण मानना होगा। ई, मुझे आईएसआई मार्क देखना होगा। प्रश्न 27। एक उपभोक्ता जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, उसे क्या करना चाहिए? उत्तर, यदि कोई उपभोक्ता जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उसे राज्य आयोग के समक्ष चुनौती दे सकता है। प्रश्न 28। यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई हो तो उपभोक्ता न्यायालय में कौन जा सकता है? उत्तर, यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी अदालत जा सकते हैं। प्रश्न 29। यदि न्यायालय को लगता है कि शिकायतकर्ता ने तुच्छ शिकायत दर्ज कराई है तो वह शिकायतकर्ता के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगा? उत्तर, यदि न्यायालय को लगता है कि शिकायतकर्ता ने तुच्छ शिकायत दर्ज कराई है तो वह शिकायतकर्ता पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। प्रश्न 30। उपभोक्ता संरक्षण नियंत्रण के तहत शिकायत दर्ज करने के कई आधार हैं, कोई एक आधार लिखिए। उत्तर, सेवाओं में कमी। प्रश्न 31। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने का एक आधार सेवाओं में कमी है। कमी का क्या मतलब है? उत्तर, कमी से तात्पर्य दोषपूर्ण, अपूर्ण, अपर्याप्त आदि से है। प्रश्न 32। उपभोक्ता की सूचना के अधिकार के तहत विक्रेता उत्पादक द्वारा उपभोक्ताओं को कौन सी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं? उत्तर, उपभोक्ता की सूचना के अधिकार के तहत विक्रेताओं और उत्पादकों को उत्पाद या सेवाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी चाहिए। आई मूल्य, ई वजन, ई कंपनी ब्रांड, ए विनिर्माण एवं समाप्ति तिथि, बी गुणवत्ता, बी पहचान चिन्ह आदि। प्रश्न 33। कौन सा उपभोक्ता अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता के हितों पर उचित मंच पर उचित विचार किया जाएगा? उत्तर, सुनवाई का अधिकार। प्रश्न 34। उपभोक्ता और व्यापारी में से कौन अधिक मजबूत है? उत्तर, व्यापारी सबसे मजबूत होते हैं। प्रश्न 35। भारत में उपभोक्ता न्यायालयों के कितने स्तर हैं? उत्तर, भारत में उपभोक्ता न्यायालयों के 3 स्तर हैं। प्रश्न 36। पानी समिति गुजरात में कितने गांव हैं? उत्तर, गुजरात में 13,000 से अधिक गांव पानी समितियां हैं। प्रश्न 37। ग्राम सभाओं में गांव की पानी समितियां किसके माध्यम से बनाई जाती हैं?
उत्तर, गांव की पानी समितियां उपभोक्ताओं के माध्यम से ग्राम सभाओं में बनाई जाती हैं। प्रश्न 38, गांव की पानी समिति का एक कार्य बताइए। उत्तर, गांव की पानी समितियां पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करती हैं और उपभोक्ताओं के स्तर तक गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करती हैं। प्रश्न 39, वे उद्देश्य बताइए जिनके लिए उपभोक्ता एक साथ लिख सकते हैं। उपभोक्ता एक साथ पत्र लिखकर स्वयं और किसी इलाके या गांव के समुदाय के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं जैसे पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि उपलब्ध करा सकते हैं। प्रश्न 40, सरकारी विभागों को अक्सर किस बात के लिए दोषी ठहराया जाता है। उत्तर, सरकारी विभागों को अक्सर बुनियादी जरूरतों जैसे पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की अकुशल और अनियमित आपूर्ति के लिए दोषी ठहराया जाता है। प्रश्न 41, लोगों को प्रबंधक बनाने के कई फायदे हैं, कोई 2 फायदे बताइए। उत्तर, इससे जल वितरण की लागत कम हो जाती है। इससे समय पर और कुशल जल आपूर्ति होती है। प्रश्न 42, ग्रामीण उपभोक्ताओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी कोई 4 समस्याएं लिखिए। उत्तर, समस्याएं नकली ब्रांड, नकली उत्पाद, अभाव और गारंटी तथा अनुचित मूल्य निर्धारण। प्रश्न 43, विलंबित न्याय का एक दोष बताइए। उत्तर, न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। प्रश्न 44, उपभोक्ता न्यायालयों की प्रकृति बताइए। उत्तर, उपभोक्ता न्यायालय अर्ध न्यायिक निकाय हैं। प्रश्न 45, शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए उपभोक्ता अदालतों को सरल और संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता क्यों है। उत्तर, उपभोक्ता अदालतों को शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए एक सरल और संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है क्योंकि वे अर्ध न्यायिक निकाय हैं। प्रश्न 46, विलंब से प्रायः क्या छिन जाता है। उत्तर, विलंब से प्रायः कानून का सार समाप्त हो जाता है। प्रश्न 47, सरकार ने न्याय मिलने में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए 2003 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया, ये संशोधन क्या है। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन के अनुसार उपभोक्ता अदालतों को असाधारण परिस्थितियों में स्थगन का अधिकार नहीं है। जब स्थगन दिया जाता है तो अदालत को लिखित रूप में इसके कारणों को दर्ज करना होता है और इसे उचित ठहराना होता है। प्रश्न 48, भारत में उपभोक्ता जागरूकता लाना एक बड़ा काम है, कारण बताइए। उत्तर, भारत में उपभोक्ता जागरूकता लाना एक बड़ा काम है क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, सांस्कृतिक विविधता है और निरक्षरों की संख्या भी बहुत अधिक है। प्रश्न 49, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की 2 प्रमुख चिंताएं क्या हैं। उत्तर, ग्रामीण भारत में उपभोक्ता जागरूकता लाना, समय पर न्याय प्रदान करना। प्रश्न 50, ग्रामीण बाजारों के विस्तार के कारण बताइए। उत्तर, ग्रामीण बाजारों के विस्तार के निम्नलिखित कारण हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण, गांवों में मध्यम आय और उच्च आय वाली जनसंख्या में वृद्धि। प्रश्न 51, आजकल कंपनियां अपने उत्पाद लेकर हमारे ग्रामीण बाजारों तक पहुंच रही हैं, क्यों। उत्तर, क्योंकि हमारे ग्रामीण बाजार का विस्तार हो रहा है। प्रश्न 52, निर्माता, व्यापारी और सेवा प्रदाता ग्रामीण उपभोक्ताओं का शोषण करने में सफल क्यों होते हैं। उत्तर, निर्माता, व्यापारी और सेवा प्रदाता ग्रामीण उपभोक्ताओं का शोषण करने में सफल होते हैं क्योंकि भारत में ग्रामीण उपभोक्ता आमतौर पर अज्ञानी और निरक्षर होते हैं। प्रश्न 53, उपभोक्ताओं की कई जिम्मेदारियां होती हैं, उनमें से कोई 2 लिखिए। उत्तर, विज्ञापन से गुमराह न हो, खरीद के लिए बिल की मांग करना। प्रश्न 54, गुणवत्ता आश्वासन के लिए उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए। उत्तर, गुणवत्ता आश्वासन के लिए उपभोक्ताओं को गुणवत्ता प्रमाणित उत्पाद खरीदना चाहिए। प्रश्न 55, उपभोक्ता होने का क्या अर्थ है। उत्तर, हरित उपभोक्ता होने का अर्थ है कि उपभोक्ता को उन उत्पादों का उपभोग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्रश्न 56, बायोडिग्रेडेबल उत्पादन क्या है। उत्तर, बायोडिग्रेडेबल उत्पाद वे उत्पाद हैं जो निपटान के बाद आसानी से मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं। प्रश्न 57, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद CCPC का अध्यक्ष कौन होता है। उत्तर, नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद CCPC के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न 58, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। उत्तर, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी राज्य मंत्री होता है। प्रश्न 59, भारत में उपभोक्ता न्यायालय कितने स्तर के हैं। उत्तर, भारत में उपभोक्ता न्यायालय के 3 स्तर हैं। प्रश्न 7, उन उत्पादों के नाम बताइए जिन पर निम्नलिखित गुणवत्ता प्रमाण पत्र चिन्हांकित है। उत्तर, खाद्य उत्पाद, विद्युत सामान, कृषि उत्पाद। प्रश्न 61, उस उपभोक्ता न्यायालय का नाम बताइए जहां उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करानी होती है, कारण बताइए। उत्तर, यदि दावा की गई राशि 20 लाख रुपए से कम है तो उपभोक्ता को जिला फोरम में शिकायत दर्ज करनी होगी। लघु प्रकार के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, उपभोक्ता कौन है। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का खरीदार है, या उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो क्रेता की अनुमति से वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है, या उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो खरीदी गई वस्तुओं या किराए पर ली गई सेवाओं का उपयोग केवल स्वरोजगार द्वारा आजीविका कमाने के लिए करता है। प्रश्न 2, किन परिस्थितियों में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है। उत्तर, उपभोक्ता निम्नलिखित परिस्थितियों में शिकायत दर्ज करा सकता है। दोषपूर्ण माल, बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, बिजली और गैस की आपूर्ति आदि से संबंधित सेवाओं की कमी, व्यापारियों और निर्माताओं की धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाएं। प्रश्न 3, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कौन शिकायत दर्ज करा सकता है। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार शिकायत उपयुक्त उपभोक्ता न्यायालय में दायर की जा सकती है। कोई भी उपभोक्ता, कोई भी पंजीकृत उपभोक्ता संघ, केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार, समान हित रखने वाले अनेक उपभोक्ताओं की ओर से एक या एक से अधिक उपभोक्ता।
विकृत उपभोक्ता का कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि। प्रश्न 4, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों के नाम बताइए। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। आई शिक्षा का अधिकार, ई चुनने का अधिकार, ई सुरक्षा का अधिकार, एवं निवारण पाने का अधिकार, बी सुनवाई का अधिकार, बी उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार। प्रश्न 5, उपभोक्ता सूचना का अधिकार विक्रेता और खरीद की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है। उत्तर, उपभोक्ता सूचना के अधिकार के अनुसार विक्रेताओं और उत्पादकों की यह जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ताओं को पर्याप्त और उचित जानकारी उपलब्ध कराएं। आई उत्पाद की कीमत, ई वजन, ई कंपनी ब्रांड, ए विनिर्माण एवं समाप्ति तिथियां, बी गुणवत्ता पहचान चिन्ह, बी सामग्री, बी निर्माताओं का संपर्क लिंक। प्रश्न 6, किनका संयोजन उपभोक्ता जागरूकता को दर्शाता है। उत्तर, उपभोक्ता जागरूकता निम्नलिखित के संयोजन को संदर्भित करती है। आई उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए उत्पाद की गुणवत्ता के संदर्भ में ज्ञान, ई किसी उत्पाद के विपणन से जुड़े विभिन्न प्रकार के खतरों और समस्याओं के बारे में शिक्षा, ई उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में ज्ञान, एक उपभोक्ता की अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ज्ञान। प्रश्न 8, उन अधिकारियों और हितधारकों के नाम बताएं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से छूट की मांग कर रहे हैं। उत्तर, निम्नलिखित अधिकारी और हितधारक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से छूट की मांग कर रहे हैं। आई राज्य सरकार का डाक एवं दूरसंचार विभाग, ई पासपोर्ट कार्यालय, ई नगर पालिका सेवाएं, ए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS और बी रेलवे। प्रश्न 9, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, विशेषताएं, आई उपभोक्ता अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो। ई इसमें सभी क्षेत्र शामिल हैं, निजी, सार्वजनिक या सहकारी। ई यह उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार आदि जैसे अधिकार प्रदान करता है। इसमें सरल, त्वरित और सस्ती निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। बी ये व्यापारियों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के अनुचित व्यवहारों की जांच करता है। बी इसमें प्रत्येक राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान है। बी इसमें 3 स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है, जिसमें आधार स्तर पर जिला फोरम, मध्य स्तर पर राज्य आयोग तथा उच्चतम स्तर पर राष्ट्रीय आयोग होगा। प्रश्न 10, उपभोक्ता संरक्षण परिषद से आप क्या समझते हैं, या उपभोक्ता परिषदों के उद्देश्य क्या हैं। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन तथा सरकारों को सुझाव अग्रेषित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण के लिए निम्नलिखित परिषदें स्थापित की गई हैं। आई केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ई राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। आधार